बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मंडे का दिन, और आपको पता है कि मंडे के दिन जो है वो दोबारा से आपकी जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। पूरे वीक का प्लान स्टार्ट हो जाता है। जो लोग जो है वो दोबारा बच्चे स्कूल्स की तरफ और जो लोग जॉब करते हैं वो अपने जॉब्स की तरफ जो है वो गामजन हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कैसा रहा आपका वीकेंड? कल का जो दिन था, अगर हम बात करें 5 फरवरी, योम जो है एक तो मनाया गया, कश्मीर डे मनाया गया। उसके साथ साथ जो है यौम विलादत था मौला कायनात का। और उसके साथ साथ जनाब अगर हम बात करें तो कल एक अफसोसनाक जो है कहते हैं दुख भरा जो है कल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ भी हो गई। अगर हम सदर भी थे, हमारे सदर थे बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर कहेगी। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें उनका जो दौर था, वो मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छा दौर गुजरा। उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। मुल्क की तरक्की के हवाले से बात करें तो उन्होंने बड़ा एक अहम रोल प्ले भी किया। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर हम अब मुल्क की सूरत हाल पे बात करें तो हमारी मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखाई देती है। अफरा तफरी का समा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम पूरे उस ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल में बात करें तो एक ऐसा टेन्योर था जिसमें उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए और 5 साल मुकम्मल करने में उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग्स भी लेकर आए जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी भी साबित हुई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कश्मीर डे के हवाले से तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इस डे को सेलिब्रेट किया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने मुल्क की, वो लोग किस तरह, कल एक बात हो रही थी कि हम कश्मीर डे मनाते हैं, हम बात करते हैं, हम अपने मुल्क की सूरत हाल देखें तो आज भी यही हो रहा है। अगर दहशत गर्दी है वो यहाँ पर आ गई है, दोबारा से वो उसकी फिजा जो है लहर उठ पड़ी है। और उसके साथ साथ जो है हम लोग हमारी जो सियासी है, हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, कहीं भी बेहतरी नज़र नहीं आती। इस डे को मनाने के लिए हम अपने मुल्क से प्यार करें। वो लोग जो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जुल्म स्तम सह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी वो जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नज़र आते हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमें अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हमें दोबारा से अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो मतलब है उसको दोबारा से जो है सीखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बतें भी खेलें, अपने मुल्क से प्यार करें। अपना मुल्क है तो हम सब पे। इसके साथ इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज कश्मीर डे भी मनाया गया, आपकी हाँ, बड़ी एक्टिविटीज़ रही, कुछ उस बिल्कुल हवाले बिल्कुल। से आप कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर डे के हवाले से देखें, यौम यकजहती कश्मीर सिर्फ ये अगर बात करें दो लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं है, बल्कि ये एक उस जद्दोजहद की अक्कासी करता है जो कि कश्मीरी बहन भाई इतने अरसे से कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ एब्सोल्यूट है, वाज़ेह है कि जो हम डिस्प्यूटेड स्टेट्स की बात करते हैं इंटरनेशनली, फ़लस्तीन की बात की जाए, अगर बात की जाए चाइना के हवाले से बात की जाए, हांगकॉन्ग की बात करें, हम म्यांमार की बात करें, बर्मा की बात होती है, कश्मीर वो मामला है कि जिस पर सभी को पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इंडिया वहाँ पर एट्रोसिटी जनरोसिटी और जो वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर कर रहा है वो क्या कर रहा है सबके सामने वाज़ेह है। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आखिर कहाँ हैं वो सारे पूरी दुनिया के वो तमाम तर इदारे, कहाँ हैं यूनाइटेड नेशंस, कहाँ हैं वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जानवरों के भी हकूक़ है, कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को तकलीफ दी जाए या उसके ह्यूमन राइट्स, इवन दो कि अगर आप किसी को वर्बली हरास करते हो तो यू आर कंसिडर्ड टू बी पनिश। तो वो चीज़ें कहाँ हैं? आपको कश्मीर में नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या हो रहा है? और उनकी उनकी जंग किस बात की है? सबको पता है कि क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे, एक आम सी बात है कि जब ये फैसला हो चुका है कि वहाँ की जो आबादी है वो डिसाइड करेंगी कि इधर वे दे वांटेड टू बीइंग मुस्लिम्स, अगर वहाँ पर गैदरिंग है तो मुस्लिम स्टेट होगा, अगर वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है तो वहाँ पर ये क्या सूरत हाल थी कि वहाँ के राजा महाराजा को राइट दे दिया गया, किस वजह से दे दिया गया? चले वो दे दिया गया तो अब तक क्यों नहीं हो पाया मामला? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि समां अगर हम इस चीज़ को इस एंगल से भी देखें कि अब तक पाकिस्तान ने क्या इस पे अपना किरदार अदा किया, हम करते हैं। 1 मिनट की खामोशी भी कल हमने की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ जाके मुजफ्फराबाद में स्पीच वगैरह की, खताब वगैरह के सब कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली इसमें इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। वो देखिए वहाँ पर आबादकारी कर रहा है, डोमिसाइल से शुरू कर रहा है, वहाँ पर आबादी है, वो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनको मेजोरिटी में कन्वर्ट कर रहा है। यही बड़ा एक इशू है जिसको हुर्रियत रहनुमा भी कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी असल में
वो एक जंग है, वो एक बेसिक राइट्स है जो सबको मिलना चाहिए। अगर यहूदी ये क्लेम कर सकते हैं इसराइल में कि 2500 साल पहले जो जेरूशलम था, जो इसराइल था, वो उनको दे दिया गया था, उनकी मिल्कियत है, तो भाई यहाँ पर जो आबादी रह रही है वो उनकी नहीं है क्या? अगर जो पैरेलल चीजें जो है ना, बराबर की बात है, अगर वहां पर एक चीज सही है तो पर यहाँ पर क्यों गलत है, या वहां गलत है तो फिर यहाँ सही क्यों है? तो चीजें बिल्कुल अब दो इसमें सिनेरियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि एक जो सारे सिनेरियो चल रहा था पहले से, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद जो एक स्ट्रांग होल्ड जो उनकी तरफ से लिया गया, और सबको पता था कि मोदी ने गुजरात में क्या किया, और रिसेंट डेज में अभी वहाँ पर इंडिया में जो कुछ हो रहा है, तो ये तो एक एब्सोल्यूट क्लियर बात है कि इंडिया तो कभी भी ये चाहेगा नहीं। मतलब हम देखते हैं कि एक वक्त गुजरता है तो यार चीज़ें समहाउ कहीं ना कहीं हम इस स्टेज पे पहुंचे कि हम बात करें टेबल टॉक को, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अब हम उस स्टेज पर हैं। पाकिस्तान को देखा जाए तो हम खुद अपने क्राइसिस से लड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम पाकिस्तानी जो हैं कि हमारे दिल वाकई में कश्मीर के लिए धड़कते हैं, और हम उनकी हुर्रियत के लिए उनके साथ खड़े हैं, अपनी जानें तक देने के लिए तैयार हैं और देंगे भी। लेकिन बात यह है कि ऐसी क्या वजूहत, हमें कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर डे मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन हमें समहाउ उन चीज़ों पर ही मिल बैठकर सबको, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे जो डिसीजन मेकर है, जिनके पास पावर्स हैं, उनको बैठना चाहिए कि यार नाउ ओके, यहाँ पर हम स्टेज पे पहुंच गए, 2022-23 में पहुंचेंगे, अब हमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, हमें किस तरह से बैन अवी सतह पर न सिर्फ इशू को उजागर करना, लोगों को सेटिस्फाइड भी करें, उनको बताएं भी। बात है, हम अपनी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं हम कश्मीर को आजाद करा लेंगे, या कश्मीर हमारा है? तो पिछले 9 महीने से हमारे क्राइसिस देख लें, अब बलोचिस्तान की बात की जाए तो क्या वाकये हो रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ कोयटा में क्या सिचुएशन चल रही है सबको पता है। हम अब अगर देखें ना, अब जब बात वही है कि बड़ी इंडियन जो मीडिया में क्रिटिसाइज करता है बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तानियों के तो अपने हालात ठीक नहीं है, कश्मीरी क्या जंग लड़ेंगे। हाँ। भाई हमारे हालात ठीक हो या ना हो, लेकिन हम हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 65 की जंग में अपनी जान की नजराने देकर टैंकर्स को गिरा दिया था फौजियों ने, हम वही लोग हैं। तो हम लोग करने को कुछ भी कर सकते हैं, और हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा यकीन कलमा पे है ना, हमारा जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट वाज अ क्लियर मैसेज। 1947 के कायदे आजम ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि आप कैसे कहेंगे कि एक कौम जो एक गाय को अपनी माँ का दर्जा दे रही है और एक कौम जो उस पर हलाल कर रही है, छुरी फेर रही है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं हो सकते तो वही एक बड़ी तकसीम है, उसी तकसीम की बिना पर हम लड़ते आए हैं, लड़ेंगे और आगे लेकर चलेंगे। लेकिन गौरतलब बात यही है कि वो खत्म नहीं कर सकते। हमेशा जब भी इस डे को मनाने का मकसद भी यही होता है कि हम लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनके साथ, क्योंकि हम जब देखते हैं कि उनकी तरफ हमारा झंडा लहराया जाता है पाकिस्तान का, तो एक खुशी और एक फख्र भी महसूस होता है कि वो लोग हम अपना ही हिस्सा समझते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हो गया, उस हवाले से बातचीत होगी, और साथ में हम गंदम की फसल के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है वो क्या है? गंदम, क्योंकि हर बार जब भी तो गंदम से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपकी बीट ऐसी है, फिर हमें होता है कि अच्छा ज़राअत से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हम अली से इकट्ठी कर सके ना, वो हम कर लें। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन ये है कि गंदम के हवाले से बात है, गंदम इसलिए खासी इंपॉर्टेंस रखती है, और अभी क्योंकि स्टेपल फूड है और हमारा प्राइमरी जो सोर्स है, जो हमारा डाइट है, वो यही है। जबकि अगर गंदम से हटकर अगर बात करें तो दुनिया पूरी जो है फंक्शनल फूड पर जा रही है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो अब किनवा एक बड़ी, जिसको जड़ी बूटियाँ कहते हैं कि लोग, जिसको 2013 में यूएन की तरफ से किनवा डे मनाया गया। ये वो फूड है जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए, दुनिया जा रही है। कि आपको पता है कि आबादी बढ़ रही है, और आबादी ऐसे बढ़ रही है कि जिसका कुछ नहीं पता कि क्या होगा। ज़रूरी रकबा कम हो रहा है, लोग ज़रूरी रकबा कम होने की वजह से डिफरेंट चीज़ों पे इंटरक्रॉपिंग पर जा रहे हैं, मखलूत काश्त भी हो रही है कि एक ही जगह पर हम 2 सब्जियों की पैदावार ले सके, 2 फसलें ले सके। इसके साथ साथ लोग हाइड्रोपोनिक पर जा रहे हैं, जैसे कि पूरा यूएई चला जा चुका है, जहाँ पर ज़मीन जो है फर्टाइल नहीं है। उसके बाद अगर तो प्रॉब्लम है हमारा फूड का, उसमें गंदम हमारी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंजम्पशन बेसिकली गंदम ही है, चावल हम खा नहीं सकते। या दूसरा एक बड़ी चीज़ है कि हम लोग अभी तक इस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर रहे, यानी कि अभी तक मुझे ये बड़ी अजीब चीज़ लगेगी, यार गंदम का शॉर्टेज चल रहा है, हम लोग गंदम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, व्हाई नॉट वी आर कन्वर्टिंग टू, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अदर सोर्सेज। हम लोग देख रहे हैं कि यार हमें फाइबर प्रोटीन अगर मकई से मिल सकता है तो हम उस पर क्यों नहीं जा रहे। अगर हम गंदम के आटे मकई भी सर्जा लास्ट टाइम मैंने बात की, तो उससे अच्छा आपको मिल सकता है। एंड देन इसके साथ साथ अगर हम दूसरे हमारे फूड पर आ जाए, अब मकई से भी मकई की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है। मकई हमें अच्छी खासी, अभी गुज़श्ता साल के अगर स्टैट्स देखें मुल्तान डिवीजन के, तो पहले 22-23 में 21-22 में
2021 में 70 से 80 मन। अब इस बार अच्छी पैदावार रही है और अच्छा मुनाफा भी दे रही है, तो जो चीज हमें अच्छी पैदावार दे रही है हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम बाय प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अभी वही डिपेंडेंट है कि गंदम की आटा पीस कर रोटी खानी है हमने, हम रोटी खाएं, लेकिन गंदम कुछ ऐसे पैटर्न सेट्स करें, कुछ ऐसे ट्रेंड्स लेकर आए कि जिससे हमारी, ये नहीं कि गंदम खाना छोड़ दें, हम गंदम खाएं, उसके नेमो बदल भी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए, हमें उसकी तरफ नहीं जाया जा रहा। तो गंदम बड़ी खासी अहमियत है, आपको पता है जैसे दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही है, तो आटा जो है वो देखो महंगा हो गया है, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लोगों के लिए ये खाना जो है ना एक वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। आप ये देखें ना कि अब मतलब अफसोस भी होता है और एक अजीब सा एहसास होता है कि जब सड़क से गुजरते हैं वो लाइन लगी हुई है लंबी के, अगर देखें एक बंदे को अगर 20 किलो का या 10 किलो का थैला चाहिए तो कितनी लंबी लाइन में लगा हुआ है। तो इमेजिन कि मतलब एक ये वो बेसिक चीज़ है कि जो स्टेट्स की जिम्मेदारी है, हम जो हमारे हुकाम बाला की जिम्मेदारी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप उनको आई मीन इट इज गुड कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, दीगर एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। आपको खाना मिलना चाहिए, आपको हॉस्पिटल आपको मिलने चाहिए, आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हमारा राइट है, हम यहाँ पर हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, हम डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, जो हम निचले तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, सब जो हैं इस टाइम अपनी एक तरह से टैक्स अदा कर रहे हैं। तो शहरी को और जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर अवाम, उनको हक है इन चीज़ों का कि उनको रिलीफ दिया जाए उनके इलाज में, उनके हमारी एजुकेशन के हवाले से, हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं, ज़रूरत की ज़िंदगी के हवाले से, तो वो चीज़ें ये हमें रिलीफ में मिलनी चाहिए, हमारा हक बनता है, बट हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। अब इमेजिन करें ये सेम बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चीज़ आपका राइट है और वही आपको तरसा कर दी जाए। भाई आपका आटा देना आपकी जिम्मेदारी है, ये फूड डिपार्टमेंट जो है इनका काम क्या है। अच्छा, फिर फूड क्वालिटी पे अगर आज अब मैं थोड़ी सी बात लाजमी करूंगी, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ फूड पे कुछ भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपकी एक्सपायरी चीजें जो हैं वो आपके उस पर बड़ी हुई हैं, स्टोर्स पे वो बेची जा रही हैं। ये तो एक हमारे अपने भी थोड़ा सा कसूर है कि हम लोग ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देखते कि चीज जो है वो कब तैयार की गई है और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो कब की है। चीज़ें हम खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद जो है, उसके साथ साथ अभी अगर हम दूध की बात करें तो दूध इस टाइम बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है कि एक केमिकल तैयार किया जा रहा है जिससे हम लोग समझते हैं कि ख़तरनाक है। आपके घर के जो बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, तो दूध आप उनको दूध नहीं पिला रहे, आप उनको एक जहर पिला रहे हैं इस टाइम, और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोगों को दे दिया गया है, लाइसेंस उनको मिल गए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपने करवा लिया है, लेकिन उसके ऊपर काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें ना कोई आज तक नहीं मेरे ख्याल में जाके किसी ने पूछा कि आप किस तरह का दूध जो है वो चेक नहीं कर रहे कि आप दूध बेच रहे हैं या कि कुछ केमिकल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे घर में खुद इस तरह का दूध आया जिसमें मुझे ये सोचने में मुझे कि हम लोग तो जहर पी रहे हैं, तो हम लोगों की जो सेहतें खराब हो रही हैं, हम लोग तो बिल्कुल प्योर चीजों की तरफ तो खत्म हो गए। अब दूध का देखा जाए ना, दूध इटसेल्फ एक इतना बड़ा ये एरिया है जिस पर काम करने की जरूरत है। अब देखें जो चीज हमारी बेसिक जरूरत है उस पर काम ही नहीं हो रहा। हाँ। अब दूध एक जमाना आज से 10 साल 15 साल पहले वो हार्मोनल इंजेक्शंस का था कि ठीक है यार ये तो वो, अब तो भाई कहानी उससे भी आगे जा चुकी है। हाँ, अब तो जो दूध है वो दूध है नहीं, पानी में वो केमिकल आप डालते हैं और वो दूध की तरह तैयार हो जाता है और वही आप बेच रहे हैं और लोगों की सेहतों के साथ खेल रहे हैं, और आपको अल्लाह का खौफ भी नहीं है। मैं तो ये शायद अल्लाह का खौफ भी लोगों के अंदर से खत्म हो गया है, सिर्फ एक पैसे कमाने के चक्रों में, या फिर आप अपना ईमान बेच रहे हैं, लोगों की सेहतों के साथ खेल रहे हैं। खुदारा इस चीज को बंद करें, लोगों की सेहतों के साथ खेलना बंद करें। आप अल्लाह का खौफ जो है वो लाजमी कि अच्छा कोई आपको नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि प्लीज इसके ऊपर काम जो है, चेक एंड बैलेंस जो हमारी फूड अथॉरिटी है वो तो कम से कम इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। चेक एंड बैलेंस भी करें और फिर उनको कहते हैं ना सिर्फ ये कि कार्रवाई करें, जाकर तस्वीरें बनवा। वही आता है, कार्रवाइयाँ भी इतनी सस्ती और जो जुर्माने किए जाते हैं वो इतने कुछ थोड़े से होते हैं कि लोग अपना वो फौरन से अदा करके और अपनी जान छुड़वा लेते हैं और उसके बाद दोबारा से उसी काम पे लग जाते हैं। और इसमें फैक्ट्रीज भी बंद होती हैं, फैक्ट्रीज के ताले लगा दिए जाते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद वो दोबारा से अपना वही काम कर रही होती हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ अभी जैसे फेब है, फेब के हवाले से बात करें तो जश्न बहारा भी जो है इसकी आमद है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं कि पार्क्स की क्या इस टाइम सूरत हाल है एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से जो है वो जश्न बहारा के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जश्न बहारा की आमद है, आपने देखो दर्जा रात में तब्दीली होना शुरू हाँ, हो गई है। अब मैं 3-4 दिन से अच्छा नोट कर रहे हैं कि भाई अब जो है वो गर्मी पड़ने स्टार्ट हो गई, दिन में अच्छी खासी गर्मी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। अब वो ऐसा नहीं रहा कि अब सुबह के वक्त, आज थोड़ा सा ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज थोड़ा सा फीलिंग है, लेकिन कंपैरेटिवली टू जनवरी के जैसे कि आखिरी 31 के बाद से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है राइज करना शुरू हो गया है। और टेम्परेचर राइज करेगा तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें खासी बेहतर होने जाएंगी। गंदम की पहले बात हुई तो उसके लिए बेहतर भी है, और गंदम में इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है टेम्परेचर के हवाले से कि गंदम की अभी जो स्टेज है सिट्टे बनने का अमल है, गंदम सब्ज होती है, तो इसमें सबसे एक अहम फैक्टर ये है कि काश्तकार खासे इस मामले में ना नाइट्रोजन और यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है उसका खास तौर पे करें। ये बात ज़रूरी है, मैं करना भी चाहूँगा कि अभी मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था और ये रिसर्च चीज़ है इसमें है कि अभी अमूमन होता ही है कि अभी जब बेदरेक जो खाद का इस्तेमाल है वो इस स्टेज पर खासा जो नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि उसके बाद आपको याद हो 2020 में हमारे यहाँ रस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक रहा था, कुंगी का। उसकी वजह भी यही थी कि मौसम सही था, नमी इंक्रीज कर गई थी, और उसके बाद जो गंदम की ज़्यादा यूरिया इसके साथ साथ जो बारिशों का स्पेल भी रहा था। देन मोस्ट रीज़न वाज दैट कि आप जब यूरिया खाद देते हैं तो फसल जो ज़्यादा सब्ज हो जाती है, उसके ऊपर जो है फिर कुंगी रस्ट का अटैक होना शुरू हो जाता है और फिर चुस्त तेले का भी हमला होता है। तो अभी जो सूरत हाल वो ये है कि पहले काश्तकार जो खास तौर पर इस चीज़ को देखें कि अभी ज़रूरत है या नहीं है। अगर पहले पानी पे सही दी है और दूसरे पानी में अगर आधी बोरियाँ देनी है तो आधी बोरी दे दें, और अगर ज़रूरत हो तो ये भी इस पर रिकमेंडेशन आती है कि उसका फोलियर स्प्रे कर दें, कि यूरिया का उसके ऊपर स्प्रे करें। तो अभी ये वो स्टेज है कि अभी इनको खासा, क्योंकि अब ये फाइनलाइज हो गई हैं चीज़ें, फेब एंड है, उसके बाद फिर आगे सिट्टे और फिर दूधी हालत में चला जाएगा, तो ये खासी इंपॉर्टेंट की। और इसी यही वो सिनेरियो, यही वो चीज़ है कि जब काश्तकार या वो बंदे जिन्होंने फसल है वो देख रहे होते हैं कि यार अब ओके फाइन, अब हम ज़रा जैसे कि आम जब फल बनता है तो फिर पकने के मरहले में होता है, तो ये भी सेम वही सिचुएशन है। तो ये खासी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अभी यहाँ पर ये इकदाम करने की ज़रूरत है कि खासतौर पर यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है, नाइट्रोजन खाद का देख कर इस्तेमाल करें, और देखें अगर ज़रूरत हो, बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना। अक्सर लोग होते हैं ना हमारे यहाँ पर के देखें ना, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है उनका काम है सारा, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते तो कुछ लोग कहते हैं हाँ यार पहाड़ यूरिया खाद ठीक थी, वैसी वंजर जो खाद है वो, लेकिन उसको फिर इम्पैक्ट खादों का। अच्छा, क्योंकि हमारे किसान जो है इस मामले में बड़ी अपनी फसल के मामले में परेशान भी होते हैं और टेंशन में भी होते हैं, और फिर उनकी कोशिश भी होती है असल में ये ना टेक्निकली छोटी सी जिसको कहते हैं ना एक साइंस है काइंड ऑफ, कि आपने पहला स्टेज ये, दूसरा स्टेज ये, तीसरा स्टेज ये, दैट्स इट। वो सर्कल ही चल रहा है। हाँ। वो सर्कल आप अगर 10 साल से कर रहे हैं, काश्तकार है, किसान के वो शोबे से वाबस्ता है, तो आपको पता होता है कि यार ये इस स्टेज पे, ये इस स्टेज पे, इस स्टेज पे। अब उसमें ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर, वेदर आ गया, आपकी अर्ली हीट वेव आ गई, ह्यूमिडिटी राइज कर गई, या किसी पेस्ट का हमला हो गया, वो मैनेजमेंट है। अदरवाइज चीज़ें सेम ही चल रही होती हैं। उसमें बड़ी जो इशू हमारा ये है कि हमारी जो पैदावार जो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होती है, मैनेजमेंट का बड़ा इशू आता है। ओवरऑल मैनेजमेंट, अगर पिछले साल देखें तो कपास ने बेहतर निकल जाना था अगर मैनेजमेंट सही होती। कि मैनेजमेंट का जो 2 पहलू है, एक तो ये कि काश्तकार जो है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको फिर हमारे यहाँ रेडियो पाकिस्तान भी बड़े शोज करते हैं, सारा ये चीज़ें करते हैं। फिर देन हमारे अब तो हुकूमत पंजाब की से कहा यह जा रहा है कि अब उन्होंने खाद के हिसाब के नाम से उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, जिसके ज़रिए से अब वो पूरा आपको प्रोसीजर बता देगा कि आपने अपनी जगह का रकबा डालना है, उसमें डालो, बता देगा आप इतनी खाद दें, और ये बता देगा कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, वो भी आपको बता देगा। तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। उस तरह से इसलिए मैं कह रही हूँ हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर आज खड़े हैं गंदम की पैदावार पे अगर बात करें कि मन 32, 33, 34 या 40 तक जा रहे हैं मैक्सिमम, तो हमारा हमसाया मुल्क कहाँ जा रहा है भाई, वो तो 50-60 क्रॉस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता, तो उनकी राज क्या है तरक्की, उन्होंने देखे ना, पहला पॉइंट आपका किसी मुल्क का स्टेट, जो हम 60s के इरा में थे, जो लोग ये कहते हैं कि वी वाज एट द टाइम कि हम बस अब लॉन्च करने वाले, हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आ जाएंगे। तो पहला स्टेज यही है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हो, आप उसको अपग्रेड करते हो, आप उसको ऊपर लेकर जाते हो। अब यूएस में आलू की पैदावार कितनी है, मकई कितनी पैदावार ले रहे हैं, जितना हम यहाँ सोचते हैं कि 70-80 मन, वो हमसे डबल ले रहे हैं। क्या मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ हर
चीज़ को वक्त पर करना, दैट्स वाई दे आर डूइंग द ग्रेट। इसलिए हमें भी यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, जो अभी इस मरहले में गंदम की जरूरत है। जश्न बहार के हाल से बात करें तो बाहर के मौसम की आमद है, तो उसमें ये होता है कि आपको पता होगा कि न सिर्फ हमारा ज़िला इंतज़ामिया जिसमें पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का खासा अहम किरदार है, एंड दैन बिल्कुल गवर्नमेंट बोर्ड भी जश्न बहारा की जो आपने देखा होगा कि फूल लगते हैं और नुमाइशें होती हैं, एक बड़ा अच्छा। तो यार वो ये होता है ना कि अच्छा आपके दोबारा से वो फूलों के साथ एक अच्छी आपको वाइब्स आने लग जाती हैं। जब ग्रीनरी आप देखते हैं तो वैसे ही आपकी आंखों को भी बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक सी महसूस होती है। ठंडक सी महसूस होती है। अभी तो बहुत सारे ऐसे पौधे आपको झड़े हुए नजर आते हैं, खाली टहनियां आपको नजर आ रही होती है, लेकिन जब उनके ऊपर जो है वो पत्ते आना स्टार्ट होते हैं और फूल आना स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। वो अब देखें ना, यही नेचर है कि अल्लाह ताला ने, मतलब कहते हैं ना कि अब सोचने वालों की निशानियां हैं। हाँ। देखिए सोचने वाली निशानी, एक दरख्त है, वो उसके ऊपर सब्ज रंग के पत्ते लग रहे हैं, उस पर फिर पीले रंग का फ्रूट लग रहा है, और फिर उसके बाद वो दरख्त फिर इस स्टेज पर आ गया कि पत्ते गिर गए हैं, मुरझा गया है, फिर वहीं से दोबारा से फूल निकल रहे हैं। टाइम आता है ना, बिल्कुल। अब मैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत ज्यादा गार्डनिंग का शौक है, तो घर में बहुत ज्यादा दरख्त और पौधे हैं, तो उस समय ये थे कि जब आपका एक पौधा लगता है आपको बहुत ही बिल्कुल ये ऐसा लगता है खत्म हो गया, झड़ गया है, अब इसमें टहनियां है, इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कुछ ही टाइम बाद आप देखते हैं उसी पे ही अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं, और खूबसूरत एक। और मैं इसको कहता हूँ कि ये ना डिप्रेशन थेरेपी है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो वो यही काम फिर दरख्तों को देखे कि यार एक दरख्त जो बिल्कुल बेजान हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। इस पे बात करते हैं हम लाजमी। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह बात हो रही थी मौसम चेंज की, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का मौसम आज सर्द हवाओं की लपेट में दिखाई दे रहा है। अगर आज मुल्तान के ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह से आज अगर मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो आज मुल्तान तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से गुज़िश्ता एक हफ्ते की तरह मुल्तान का दर्जा हरारत काफी ज्यादा बढ़ा है, तो इसी तरह से आइंदा आने वाले दिनों में भी मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर धुंध के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते की तरह मुल्तान में आज भी धुंध ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अगर फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज की बात की जाए तो मोटरवेज पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना है, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक रवाना है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से अगर बारिशों के स्पेल की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि मुल्तान में बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि मुल्तान का आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, वापस हम जश्न बहारा की तरफ आते हैं कि उसकी तरफ से जो है क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जश्न बहारा के हवाले से तो अभी अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो तैयारियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल इनके जो है
लाखों की तादाद में फूल बनाए जो है उनकी पनियाँ लगाई जाती हैं। अब बात करें इसमें से पहले जो हमारा दमदमा है, दमदमा और आम खास बाग और शाशम्स में फ्लावर कारपेट बनाए जाते हैं। फ्लावर कारपेट ये होता है कि ये माली जो है अब एक डिफरेंट तरह के शेप्स बनाते हैं गार्डन की, उसके अंदर फूल लगाते हैं। सपोज उसमें पोटूनिया लगा देंगे, पैंजी लगा देंगे या एंथ्रेनम लगा देंगे डिफरेंट कलर्स के। ये वो फूल हैं जो मौसम बहार में खिलते हैं। तो उसी तरह की पनीरियाँ लगाई गई हैं दमदमे पर। वहाँ पर तकरीबन कमो बेश 30 से 35 हज़ार पनीरियाँ वहाँ पर वो भी खिलना शुरू हो गई हैं। एंड देन आम खास बाग पार्क में भी लगी हुई हैं पनीरियाँ, वो भी कुछ अर्से तक खिलना शुरू हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक चीज़ ये होती है कि फूलों की नुमाइश कि पूरा एक फेस्टिवल के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो उसमें यह है कि गमलों की तैयारी भी की जा रही है। इस बार कहा यह जा रहा है कि कमो बेश लाखों की तादाद में गमले होंगे। एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है क्योंकि अभी तैयारियां चल रही हैं, पनीरियाँ बन रही हैं। उस पनीरियों के बाद उसको फिर गमले में शिफ्टिंग का अमल शुरू होगा, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये है कि ये अप्रैल मार्च से के जो इख्तिताम होगा उसमें ये हमारी फ्लावर एग्जीबिशन होगी। न सिर्फ फ्लावर एग्जीबिशन होगी बल्कि उसमें हमारे ग्रीन बेल्ट्स होंगे। अब जैसे कि मौसम सरमा में अगर बात करें तो मौसम सरमा में मैरीगोल्ड खास अहमियत का हामिल होता है। उससे पहले गुले दाऊदी हो जाता है। तो ये इस बार ये ट्रेंड स्टार्ट किया गया था कि गुले दाऊदी को भी डिफरेंट ग्रीन बेल्ट्स पे लगाया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें KFC चौक के साथ कसरत गर्देजी रोड ग्रीन बेल्ट जो पूरा का पूरा है, तो वहाँ पर इन्होंने लास्ट टाइम भी मैरीगोल्ड लगा, इस बार भी मैरीगोल्ड लगाया। तो अब ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के यहाँ पर भी जो है दोबारा से जश्न बारह की मुनासबत से मौसमी फूल लगाए जाएंगे एक, ताकि खूबसूरत मंजर मिले। लेकिन इसके साथ सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि न सिर्फ पार्कों में बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो चौक हमारे हैं वहाँ पर भी उनकी सजावट का काम किया जाएगा। वहाँ पर ना प्लांटर के अलावा उस चौक में लगाए जाएंगे फूल, ताकि उनकी खूबसूरती में इजाफा हो, ताकि एक अच्छा मिले। अब जैसे कि अब आम अगर हम कोई भी बंदा ना, आप अगर बाइक पर हैं या इवन दो कार गाड़ी पर भी है, आप 9 नंबर से स्टार्ट लें और आप नॉर्दर्न बाईपास तक चले जाएं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा जो ग्रीन बेल्ट राइट साइड पर है। आई मीन वो ऐसा फील होता है कि यार मतलब आपका मूड थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे लाहौर में कैनाल रोड पे चला जाए, तो कैनाल रोड वो ऐसा रोड है कि मैं जब भी मेरा जाना होता है मैं दोस्तों का तेरा में चलते घूमते ही हैं, वो बड़ा रिफ्रेश हो जाता है बंदा ना कि आप दरख्तों में ग्रीनरी आपको अच्छी लगती है। आप सुबह के टाइम जब भी उठते हैं तो आपको लाजमी ऐसे ग्रीनरी की तरफ देखें तो आपकी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। आपकी उसकी आईसाइट के लिए भी बड़ा अच्छा है। ग्रीनरी को देखना चाहिए आपको। जिस तरह पोल्यूशन बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो तेजी से फैल रहा है, हम बात करें तो वो आपके हम अच्छा फिर हम लोगों का ये भी बहुत मसला है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखना भी पसंद नहीं करते। हम अपने घर को तो साफ सुथरा रखना बहुत पसंद करते हैं, बट हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना पसंद नहीं करते। माहौल में देखें ना, अब नेचर ने सब डिज़ाइन किया हुआ है। ये अब जब जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टमेटिकली बिलीफ सिस्टम पर बिलीव करते हैं, जैसे कि मतलब काइंड ऑफ एथियस्ट टाइप लोग के, जब सब कुछ सिस्टमेटिकली, यार सिस्टमेटिकली नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नेचर। अच्छा नेचर भी है तो नेचर में वो एक ज़ात है जिसे मैनेज किया हुआ है। कैसे मैनेज किया हुआ है कि हम ऑक्सीजन चाहिए हमें और कार्बन डाइऑक्साइड हमने खारिज करनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किनको चाहिए? वो पौधों को चाहिए। फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो उन्होंने अपनी खुराक बनानी है। देन रात में उनका कुछ और रेट चल रहा होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं, इसलिए हमें उसके नीचे सोना चाहिए। अच्छा फिर ये एक फ़ायदा है। फिर दरख्त जो है कहते हैं सदका जारी है, न सिर्फ हमारे माहौल को साफ रखता है बल्कि आने वाली नस्ल तक को वो ऑक्सीजन फराहम करता है। जितनी तेजी से दरख्त काटे गए हैं मुल्तान में, अच्छा कॉलोनीज बननी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस चीज़ से एतराज़ नहीं है, बट हमारी ग्रीनरी को ख़त्म ना किया जाए। मतलब अगर हम आम की बात करें तो आम के लिहाज से तो मुल्तान बहुत ज़्यादा मशहूर था, और अभी आम के हवाले से भी हमें उसी तरीके से वैरायटीज़ और वो चीज़ें इस जो पिछला साल गुजरा है उसमें कुछ सही हमें आम जो है हम लोग उससे मुस्तफीद नहीं हो सके, फ़ायदा नहीं उठा सके। दो चीज़ें उसमें, एक तो ये कि आपका जो रकबा है वो श्रिंक होता जा रहा है, आपके बागात खत्म हो रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ पिछले दिनों वेदर का भी इम्पैक्ट रहा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें, प्रॉपर डाउन टाउन प्लानिंग या अर्बन जो प्लानिंग होती है ना वो उसी तरह से होती है कि आपने ना अगर सपोज मैप देखें तो आपने ग्रे एरिया चूज करना होता है, नॉट द ग्रीन एरिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि यार जहाँ मुझे सहूलत है, हमारा जो काम है जिसकी जितनी अप्रोच है कि मुझे जहाँ से ठीक लगेगा वहाँ ग्रीन एरिया आ रहा है तो उसको कर दो, खत्म कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक बचपन का वाकया मेरा ना, मतलब मेरा जो नानका है वो भावन नगर का है, तो नानका साइड में साहब के, तो मेरे अम्मी के जो मामू थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनके घर में ना बड़ा पुराना मेरे ख्याल से पीपल का दरख्त था घर के साथ। तो उनके जो अब वो जो घर था वो शेड था, तो जब दीवार दरमियाने पड़ी तो उनके भाई ने कहा दरख्त कटवा देते हैं।
एंड ही वाज दैट एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर आई थिंक, तो शायद वो एक्टिव प्रोएक्टिव, उन्होंने कहा नहीं ये क्राइम है, मैं तुम पे केस कर दूंगा। हाँ। मतलब वो हमारी फैमिली में बड़ा इशू बना था। तो जब उनसे पूछा भी तू क्यों नहीं काट रहे, तो कहता है यार मुझे एक बात बताओ, ये इतने अर्से से यहाँ पर दरख्त है, हाँ। तुम्हें क्या क्या रहा है ये, हाँ। हमें साया देता है, हमारे घर की ऑक्सीजन। दूसरी बात कहता है हमारे इस गली में और कोई दरख्त नहीं है, क्योंकि वो सारा वो अब ग्रे और ग्रीन एरिया, ये दो बड़ी चीजें होती है। जब आप कभी मैप देखें ना, वो ग्रे एरिया वही जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। अब ग्रीनरी ना होने से आपका टेम्परेचर राइज करेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपके क्लाइमेट डिजास्टर होगा बहुत ज्यादा, बारिशें बेतुकी हो जाएंगी, गर्मी बेतुकी हो जाएगी, अगर हीट अगर कोल्ड होगा तो वो बेतुका होगा, बाहर नहीं होगी, आपके खिजा होगी तो अब ये डायरेक्टली आपके जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है ना, एनवायरमेंट चेंज होता है और आपकी साइकोलॉजी को बड़ा ये ट्रिगर करते हैं जाके। अब सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सपेरिमेंटली जो सोशल साइंटिस्ट वो करते हैं ये एक्सपेरिमेंट कि आप एक बंदे को ग्रे एरिया में रखें, ग्रे एरिया से मुराद है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग्स हो, उसको आप कहीं भी ग्रीनरी ना दें, उसकी क्रिएटिविटी में, उसके जो सेंस ऑफ एक्वायरिंग है उसमें, और जो वो बंदा जो ग्रीनरी देख रहा है, जो बाहर देख रहा है, जो दरख्त देख रहा है, बड़ा फर्क होगा। तो लोग कहते हैं ना कि नहीं यार दरख्त सिर्फ ये है, नहीं, ये हमारी पूरी एक नीड है, और जो जरूरत की चीज होती है अगर आप उसको स्किप कर दें तो उससे जो है चीजें, जो इक्विलिब्रियम है या जो एक मतवाजन है, वो खराब हो जाती हैं। इसलिए दरख्त बहुत अहमियत के हामिल है। तो ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी कि इस तरह का यार ये बहुत जरूरी है। एंड आई रिमेंबर के यार नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर हम अपने जो हमारे पार्क्स हैं उनकी जो सूरत हाल है उसको भी अभी मेरे ख्याल में जो है एजाज हुसैन जंजुआ साहब ने बड़ी एफर्ट्स की और उन्होंने बड़ा इसमें बड़ा रोल प्ले किया हमारे जो पार्क्स हैं उनकी बेहतरी के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि अगर हम रोड्स पे भी हमारे साथ जो वहाँ पर भी प्लांट्स लगे हुए, लेकिन बात ये उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स लगा तो दिए जाते हैं बट उसका सबसे जो आगे वाली बात स्टेप 2 आता है वो ये आता है कि आपने उनका ख्याल कैसे रखना है, पानी कैसे उस तक पहुंचना चाहिए ताकि वो हरा भरा रहे, ताकि वो मुरझाए ना। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तफरीह के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे ही इंटरटेनमेंट के मौके हमें बड़े कम मिलते हैं। अच्छा फिर पार्क्स में ये होता है कि अच्छा चलें जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा चलें जैसे ही आप वॉक के लिए पेरेंट्स निकले तो बच्चे भी साथ निकल पड़ते हैं कि अच्छा हम भी पार्क्स में थोड़ा सा खेल लेंगे, कोई झूले शूले होंगे तो फिर हम उसमें भी इंजॉय कर लेंगे। तो अभी उसमें भी उसके हवाले से क्या चल रहा है, थोड़ा सा जो शाह शम्स पार्क है उसकी बहाली का मामला क्या चल रहा है? मुल्तान में अगर बात करें, मुल्तान शहर में दो बड़े पार्क है। सबसे बड़ा जो पार्क है वो शाह शम्स पार्क है, और शाह शम्स पार्क की एक पूरी हिस्ट्री रही है। मतलब मैं तो तब बच्चा ही था, मुझे तो याद बड़ों से सुनते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे ही हमने ना बच्चों में ये शाह शम्स पार्क जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शाह शम्स पार्क जा रहे हैं एट दैट टाइम। और वहाँ पर वो मुझे हल्का हल्के से ग्लिम्स हैं कि वहाँ पर वो ट्रेन चला करती थी, वो झील फाल थी, वहाँ पर रेस्टोरेंट था। तो एक बड़ा एक वो थी, वो बात थी कि वहाँ पर फैमिलीज का आना जाना था। शाह शम्स में ना वो पार्क में स्पेशली अभी मतलब लोग अपने खाने शाने बनाकर फुल लोग घरों से तिला के वहां पर एक जो है वो एक समा बांधा हुआ था कि वहां पर खाने खाए जा रहे हैं, फैमिली सारी इकट्ठी हैं। तो एक बड़ा मजेदार एक माहौल सा बनता है। आज वैसे हम वो टाइम बड़ा मिस करते हैं। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जिस तरह पार्क की बात हो रही है उसी तरह थोड़ा सा हम दरख्तों के हवाले से भी बात करेंगे और शहद के हवाले से भी बात होगी। आज मैंने हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं अली रियाज शहद के हवाले से। शहद के हवाले से एक सबसे अच्छी बात ये है कि शहद, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें न सिर्फ शिफा है बल्कि खुद जायका भी है, और हमारे लिए वो चीज़ है कि जिसकी हम जितनी कदर करें उतना ही कम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे हमारी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं, जिसमें जैतून हो गया, शहद हो गया, जिसके बारे में शफा कहा जाता है, कुरान पाक में जिक्र है, ये सबसे बड़ी बात है ना शहद का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी इस सिनेरियो से बात करें तो खासा इंपॉर्टेंट सीजन है, अब फेब स्टार्ट हो चुका है तो इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन में होता ये है कि ये अभी से फेब से लेकर मार्च तक चलेगा। अब आपको पता है कि दुनिया जो है फार्मिंग की तरफ जा रही है, शहद की मक्खियों की प्रॉपर फार्मिंग, इट्स अ बिजनेस। हमारे नॉर्दर्न एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है कि सपोज वो ऐसा है कि अगर आपके कॉलोनीज बॉक्स टाइप होते हैं, अगर आपने देखे हो ना, तो वो अगर उन बॉक्सेस की प्रॉपर कीमत होती है, अगर एक कॉलोनी 500 मक्खियों की या 1000 मक्खियों की है तो 10 से 15 हज़ार
इस तरह से इनकी डिफरेंट वेरीज करती हैं कीमतें ना, तो वो खासी कीमत रखती हैं और नॉर्दर्न एरिया में अच्छा खासा इसका ना कारोबार होता है। और यहाँ बात करें तो अभी अभी इसका शहद जो है, खासतौर पर अक्सर लोग कहते हैं जी शहद जम गया है, तो बेसिकली मैं लास्ट टाइम इस बारे में देख रहा था चीज़ें कि जो शहद का जमना है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा शहद है। सबसे ज़्यादा महंगा बेरी का शहद है हमारे यहाँ ना, जायका भी उसका और वो मुनफरी चीज़ है। इसीलिए जैसे अब आजकल जो सरसों का शहद है, तो ज़्यादातर फार्मर जो है ये होता है कि इस शहद को ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि ये शहद मक्खियों को देने दी जाए, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है। क्वीन जो है क्योंकि इनका पूरी एक चेन होती है, वो हमने बचपन में पढ़ा था और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चेन है कि क्वीन जो है मलका अंडे देती है, एंड देन फिर निखट्टू हैं, एंड फिर वर्कर जो मक्खियाँ हैं वो जाती हैं, वो नेक्टर इकट्ठा करके लाती हैं। तो वो सारी, तो ये सीज़न जो है इसमें ब्रीडिंग सीजन है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि अभी इन दिनों में खिज़ा का एंडिंग चल रहा है, तो अभी यहाँ पर इतने फूल नहीं होते। और आपको पता है कि शहद की मक्खी जब जाके नेक्टर लेती फूलों है, से रस नहीं, हाँ, वो अल्टीमेटली वो शहद में कन्वर्ट होता है, तो वो नहीं होता पहला पॉइंट, तो शहद भी समाव कम हो जाता है। सरसों का मिल सकता है लेकिन वो इतना जायका में भी नहीं मज़ा करवाता, और दूसरी बात है फिर उसको ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते सरसों को शहद को, तो वो उनको दिया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दिनों में क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है तो ज़्यादा थोड़ी सी मक्खी भी थोड़ा समहाउ एग्रेसिव भी हो जाती होती है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट उनकी होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुल्तान में भी अभी काफ़ी इसमें इजाफा हो रहा है। अब समहाउ कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है कि कहीं ना कहीं किसी फार्मर के पास एक दो डब्बे शहद के मक्खियों के रखे हुए हैं, जबकि अगर ये रखे जाएं, जैसा कि नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है, मैंने ये वहाँ देखा था, वहाँ पर ये वाला सिस्टम जो है ना, काफी लोगों ने ये खुद से जो है वो शहद की मक्खियाँ जो है वो शहद बना रही हैं कुछ इस तरह के उन्होंने पर मुझे लगा ये नकली शहद है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुबई से होकर आई हैं, वो हमसे बहुत कदम आगे हैं, वो अच्छा, साल आगे हैं वहाँ पर तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उसने मेरी ये सोच थी कि मुझे लगा यार ये कोई नकली शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, शहद वो भी असल में हम कंट्रोल एनवायरनमेंट देते हैं ना उनको, एक नेचुरली कर रहा है, हम उसको एक यार नेचुरल का तो फिर अपना ही एक मजा है, जाहिर सी बात है उसका शहद का जो। अच्छा, जिस तरह हम शहद की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ भी चलते हैं। आज मैं कुछ फवाइद बताने जा रही हूँ, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं तिलों पर। आपको पता है कि तिलों के बेशुमार फवाइद हैं। तिल हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आम पाया जाता है। और अगर हम पुराने ज़माने में जाएं ना तो लोग तिलों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया करते थे। इसका जो मिजाज है वो ज़रा गर्म होता है। अगर सर्दियों में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ये फवाइद दे सकता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, इसमें विटामिन बी की मिकदार भी पाई जाती है, इसमें कैल्शियम भी होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है, इसके फ़ायदे ये हैं कि जिस तरह आप गोश्त खाते हैं ना, तो गोश्त जिस तरह आपको मज़ेदार लगता है, तो इसकी खासियत जो है वो गोश्त जैसी ही है। कहते हैं कि जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको तिल ज़रूर खाने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये आपकी खांसी के लिए, दमा के लिए जो है, और हलक की जो खराश होती है, जिस तरह सर्दियों में हम देखते हैं हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए तिल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और इसके साथ साथ तिलों का जो है वो तेल भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़वातीन, जैसे हम कहते हैं जी बाल गिर रहे हैं, खुश्की हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए तिलों का जो है वो तेल वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनको लंबा करने के लिए भी और उनको उनकी नशोनुमा के लिए भी। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिहाज से भी बात करें खूबसूरती में, तो तिल आपके खूबसूरती के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, बवासीर का मसला होता है, तो उनके लिए भी तिल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह हमारी सर्दियों में सौगातें होती हैं ना, सोन हलवा तैयार किया जाता है जनाब, उसके साथ साथ जो है वो गाजर का हलवा होता है। इसी तरह लोग बहुत ज़्यादा सर्दियों में तिलों को जो है वो गुड़ के साथ भी आप इस्तेमाल करके खा सकते हैं, वो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी जो दादियाँ नानियाँ होती थी वो स्पेशली सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और उसके साथ साथ तिलों की स्पेशल कुछ चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं, डिज़र्ट्स भी बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि और किस तरह ये आपके जो हम नान जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कुलचा में भी जो है वो तिल लाजमी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बड़ा एक आपको जायका भी देते हैं और बड़ा मज़ेदार आपको इसका एक टेस्ट आता है। घरों में आप खाने भी इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आजकल कॉन्टिनेंटल खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं, तो उनमें भी तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे खाने हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जिनमें तिल का इस्तेमाल जो है वो बहुत किया जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी ग़िज़ा खाएँ। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये हमेशा आपको
अच्छा और अच्छी और हेल्दी आपको ग़िज़ा है जो आपकी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि आप जब तिल के इस्तेमाल की बात करें तो प्रोडक्शन की बात भी होनी चाहिए। तो तिल मैं पता था कि अभी फौरन प्रोडक्शन की तरफ आ जाएगा। कि तिल का हमारे यहाँ ना देखें तो गुज़श्ता 3 साल 4-5 साल से बहुत ज़्यादा बूस्ट चला गया। जो हाँ। बीज हमें 2200 का मिल जाता, 2200 का मिल जाता था, 2500 का मिल जाता था, अब वो 10,000 पहुँच चुका है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, 3 महीने की फसल है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाती है काश्तकार को। तो प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी खासी है। इस साल थोड़ा सा डाउन पे चल रहा है चीज़ें, तो वो इसलिए चल रहा है। अभी इस साल भी लग रहा है, लेकिन इसलिए ऐसे कि गंदम का रेट आ गया है। गंदम के एक फिक्स और काश्तकार मोटिवेट है कि यार अच्छा यार गंदम की जब पता है आपको डिमांड एंड सप्लाई, अब डिमांड ज़्यादा है तो रेट हाई जा रहा है तो काश्तकार, लेकिन अभी तिल की काश्त चल रही है। बाहरी काश्तों में मकई है, तिल है, उसके साथ सूरजमुखी है, कैनोला है। ये 3-4 चीज़ें अभी सोइंग इनकी स्टार्ट है। और हमारे मुल्तान डिवीजन में बात करें, खानेवाल में और विहाड़ी में ये बहुत ज़्यादा कुछ ही चंद सालों में देखने में आ रहा है कि रकबा बहुत ज़्यादा ये कैप्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये तिलों की ज़्यादा काश्त कौन से इलाकों में ज़्यादा की जा रही है? हमारे अगर हम जनूबी पंजाब में बात करें, वैसे तो हमारे जेहलम में भी की जाती है, मेरा वहाँ पे ददियाल है सारा, तो वहाँ पर ये लोग सूरजमुखी और मकई और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काश्त की जाती हैं। अब जैसे मैंने बताया पिछले 3-4 साल से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पूरे जनूबी पंजाब में। अब ये बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों मुल्तान डिवीजन की अगर बात में करूँ तो रकबा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है अब तक देखेंगे, क्योंकि वो जो जिन्होंने अक्सर ज़मीन शॉर्ट ना छोड़ देते थे काश्तकार, वहाँ पर उन्होंने इस बार गंदम लगाई है। ये तकरीबन हफ्ते आपको जनवरी के स्टार्ट तक के स्टार्ट्स हैं। शायद अब मे भी समहाउ लग रहा हो, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है जनरल। लेकिन वैसे जो है तिल यहाँ पर हमारे पूरे जनूबी पंजाब में लग रहा है, और लग रहा भी ऐसे है कि उसमें बदतरीन इजाफा होता जा रहा है। जैसे मकई में मकई की पैदावार बेहतर आ रही है और उनको पैसा मिल रहा है और वो लगा रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा, फिर तिलों का जो तेल हम लोग तो एक तो बात कर रहे थे कि आपके बालों के लिए और फिर आपके खानों में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह हम कहते हैं कि आजकल हमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो ये ऐसे तेल हैं, चाहे आप जैतून का ले लें, चाहे आप तिलों का ले लें, सरसों का, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं वैसे अभी अली से मजाक भी कर रही थी कि तुम्हें एक रकबा दे दिया जाए और उसमें तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह तुम्हें ज़राअत के हवाले से होगी, खुद ही काश्तकार बन जाओ तुम। सोच ही रहा हूँ प्लानिंग तो यही है। अभी हम भी कहेंगे हम जा रहे हैं अली के पास, जो है वहाँ पे ज़मीनें शमीनें देखें। हाँ, अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरती की जैसे बात हो रही थी कि पार्क्स को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए, उसी तरीके से यहाँ पर फव्वारों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे फव्वारे जो हैं वो ऐसे बंद हुए हैं। जैसे मैं चौक फव्वारा की भी बात करें तो खाली सिर्फ एक नाम का चौक फव्वारा रह गया, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ उसके हवाले से कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती उसकी खूबसूरती के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फव्वारों का एक बड़ा ज़माना था किसी दौर में, आज से 10 साल पहले, न सिर्फ पूरे ओवरऑल पंजाब में बड़ा ट्रेंड था कि फव्वारे बनाए जाए खूबसूरत, लेकिन उसके बाद जब डेंगू आया तो डेंगू ने सब ठप कर दिया। हाँ, ये है, सारे फव्वारे बंद हो गए। सारे फव्वारे। तो उसके बाद बंद होने के बाद अब पीछे दोबारा इसको टेकअप कर रहे हैं, और अब ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारे एसपी चौक साथ ही बिल्कुल यहाँ पर, जिससे उन्होंने मोनूमेंट बनाया हुआ खूबसूरत। इस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर मुल्तान में अगर जैसे चौक फव्वारा, दौलत गेट, बीसीजी चौक को टेकअप करने वाले हैं, विहाड़ी चौक को टेकअप कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें एनएलसी नॉर्दर्न बाईपास चौक, चुंगी नंबर 9 का चौक जो खासा अहमियत का हामिल है, एंड देन डेरा अड्डा चौक, ये वो है जो अंडर प्लानिंग है और जहाँ पर काम चल रहा है। और जिसमें बात करें एसपी चौक और सहू चौक का जो चौक है, वहाँ पर खूबसूरत मोन्यूमेंट तो तैयार है। अब रिसेंटली पीछे इस पर इकदाम कर रहा है कि दोबारा उन फवारों को फाल करने के बजाय उनको डिमोलिश करके वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पर खूबसूरत किस्म के मोनूमेंट्स बनाने, ताकि एटलीस्ट लोगों को वहाँ पर कुछ जो वहाँ पर खुशगवार मंजर दिख सके। लेकिन मेरी इसमें ओपिनियन हमेशा डिफरेंट रही। मैंने लास्ट टाइम भी ये भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, मैंने कहा आप इसको अगर हम फवारे चला दें तो उसमें अगर हम तलापिया छोड़ दें, तलापिया के बारे में लास्ट में मैंने बात की, तलापिया वो मछली है जो डेंगू के लार्वस को खाती है। तो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेकिन हम चूंकि एडवांस्ड नहीं है, और हम होता ये है ना कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं एडवांस बनने की हम कोशिश करते हैं, बस हम हैं बहुत एडवांस। हाँ, वैसे एडवांस है हम, नो डाउट। हमसे आप 2 नंबर के तरीके पूछे, हमसे पूछे शॉर्टकट्स पूछे, हमसे पूछे किसी को धोखा देना है, तो हम बहुत एक से एक तरीके हाँ, और कुछ ऐसा करना है कि यार ये एक असल प्रोडक्ट है, मैं तो इतने पैसे दूंगा मुझे इसका रेप्लिकेट बना दे। तो आपको पाकिस्तान के अलावा क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी होगा जो एक की 36 क्वालिटी बना रहा होगा,
तो ये होना चाहिए चीज था। में एडवांस है, हम अच्छी चीजों में एडवांस नहीं है, बस ये हमें डेविल जीनियस, लाइक वी आर द डेविल जीनियस कह सकते हैं ये। लेकिन चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, मेरी उसमें हमेशा से ओपिनियन रही। मैं यही कहता हूँ कि हम फारूक को अगर चला गए उसमें, तो लेकिन उसमें मैनेजमेंट है ना। अब ये हमारे यहाँ लोग ना सुस्त और काहिल हैं। सपोज अगर एक फुवारा बनेगा तो उस पर प्रॉपर गार्ड तैनात होगा वहाँ पर, उसकी ड्यूटी होगी, एंड देन उसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। पानी गंदा गदला तो चले छोड़ दे, मछली मैनेज कर लेगी, सफाई का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और एक स्वीपर तो पक्के हैं। हमारे हम सबको पता है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड जितना सरकारी तबका है, माजरत के साथ जितने बस बात यही है ना कि मैनेजमेंट वही चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जो खुद लोग हैं इस इदारे के साथ शामिल होते हैं उनको भी। बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मेजर रिटायर्ड फरूक बशीर साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शाहिद सदीकी, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शाहिद सदीक हैं जी हमारे साथ, ऑर्गेनाइजर हैं मुजफ्फरगढ़ प्रीमियर लीग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सियासी सूरत हाल पे भी बात होगी, एजुकेशन से रिलेटेड भी सर से बात करेंगे, और साथ ही हम बात करने जा रहे हैं ऑल पाकिस्तान MPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 5, जो कि 4 फेब को जो है उसकी ओपनिंग हुई। उस हवाले से बात हुई, खेलों को किस तरह फ़रोग दिया जाता है, क्रिकेट के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस हवाले से इनसे जो है वो बात होगी। शाहिद से सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का करम बेटा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आज इनवाइट किया। जी सर, थोड़ा सा हम पहले सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक तो यह कि मैं शुरू में थोड़ी करेक्शन दे दूं कि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूं और साथ ही साथ मैं एक सोशो पॉलिटिकल का बानी भी हूं, तहरीक का। ठीक है। तो जो सियासी सूरत हाल के बारे में भी आपने सवाल किया, तो सियासी सूरत हाल इस वक्त सख्त कशीदगी में है। बहुत हार्ड एंड पोजीशन ली हुई हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स ने, और उनको इस चीज़ का कोई इदराक नहीं है कि जो कन्फ्रंटेशन है पिछले 8-9 महीने से, तो बहुत ओपन कन्फ्रंटेशन चल रही है। और मैं कहूँगा कि पिछले 4 साल में भी ये कन्फ्रंटेशन का एक बीज बोया गया, जिसकी वजह से सियासत में बहुत कशीदगी आ गई है। सियासत में रवादारी कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो गई है। इसके नतीजा में मुल्क इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ है, जिसके बहुत संगीन नताइज निकलेंगे हमारे लिए, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है मैशियत। जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, रख रखाव नहीं होता, अकोमोडेशन नहीं होती, उस वक्त तक मुआशी अमल आगे नहीं जा सकता। और अभी ये जो इसके नताइज हैं वो पूरी आवाम को भुगतने पड़ रही हैं। आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। तो ये सियासत के तो हालात अच्छे नहीं हैं। आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये सबको ये कहूँगा कि थोड़ा सा मुल्क का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें। अच्छा सर, अवाम तो इस टाइम सियासत की अगर हम बात करें तो अवाम तो बहुत ज़्यादा इस टाइम मायूस नज़र आ रही है, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका यही है कि वो अपने इक़्तिदार के चक्रों से बाहर ही नहीं निकल रही, और अवाम के लिए और मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, कोई भी जमात। दरअसल ये सियासत से जो मायूसी की बुनियादी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं वो अवाम से झूठे वादे करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। बहुत लॉफ्टी वादे करते हैं जो मीट नहीं हो सकते, आज तक पूरे नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल। तो एक तो हमारे सियासतदानों या लीडरों को ये झूठ और फ्रेब से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। उतने ही वादे करें जो हो सकें। हाँ। जब आप बहुत बड़े वादे कर देते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, आप कर नहीं पाते तो लोग मायूस हो जाते हैं। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सियासत नहीं रही, सियासत तिजारत बन गई है। बिल्कुल ऐसे। पीपल इन्वेस्ट इनटू इट एंड देन दे गेट बैक। वो गेट बैक जो है वो अवाम का हिस्सा होता है जो वो वापस ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि लोग
कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया एक MNA के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप 10 करोड़ लगाते हैं तो वो 10 करोड़ से कुछ वापस लेते हैं। हाँ। कोई भी बंदा इतना वो नहीं है कि खुदाई खिदमतगारी के लिए वो 10 करोड़ लगा। अच्छा सर, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिली कि जो हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हमें वो चीजें वापस भी तो चाहिए होती हैं। आप मुल्क के लिए नहीं आ रहे, आप लोगों की खिदमत के लिए नहीं आ रहे, बट आप जो लगा रहे हैं आप उसकी वापसी के लिए आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आप सही कह रही हैं कि ये भी आप देखें ना कि ये जो करप्शन के इल्ज़ाम और वो MNA को ऑब्लाइज करने के लिए बाद में अभी मुझे बड़ी मायूसी हुई। आई डोंट नो कि ये किस हद तक ये खबर सच्ची है कि इतने मुआशी बहरान के बावजूद भी सुनने में आया कि MNA को 90 अरब रुपए दिए जा रहे हैं अपने हलकों में काम करने के लिए। तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्राइब, लोगों को लाइन में रखने के लिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। हाँ जी। दूसरी तरफ आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपने वो वजीरों मशीरों की एक फौज रखी हुई है, आपके बैरूनी दौरे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। सही बात है। तो लोग इसलिए मायूस होते हैं। लेकिन बेहतरी की जो बात है वो ये है कि अभी लोगों में थोड़ा सा सियासी शऊर आ रहा है। लोगों को अब डिस्कशन हो रही है, सोशल मीडिया आ गया है, लोग थोड़े से वोकल हो गए हैं। तो ये इस इर्तिकाई प्रोसेस से निकलते हुए आई होप कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हम थोड़ी मईशत के हवाले से भी बात करें तो मईशत भी हम जो हमारी बहुत ज़्यादा इस टाइम डॉलर देखें कहाँ पहुँच गया है, 300 रुपये पे चला गया है डॉलर। फिर हमारे बढ़ती महंगाई, चीज़ें, बहुत ज़्यादा मईशत का बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे, मईशत को किस तरह हम अपने संभाल सकते हैं? ये मईशत जो है इसको अगर किसी भी एक दौर के साथ लिंक कर देना ना कि इमरान खान की हुकूमत में ख़राब हो गई है, या अभी जो 9-10 महीने से PDM की हुकूमत है इन्होंने ख़राब कर दी है, ये ऐसा नहीं है। ये एक बहुत शॉर्ट व्यू लेने वाली हम बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो हमने 7-8 दहाइयों के ऊपर जो हमने बोया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम काट रहे हैं। वी हैव ऑलवेज बीन लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। कि आपको एक कमाई अगर आपकी 5 रुपये है तो एज ए नेशन हम 15 रुपये खर्च करते रहे और बाकी 10 रुपये हम लोगों से उधार लेते रहे। तो वो भी कर्ज इतना बढ़ गया कि आपके पास उनकी जो सूद है वो भी देने के पैसे नहीं है। तो इस का जो है दिस इज माई बिलीफ कि नेशनल लाइफ में देयर इज नेवर अ पॉइंट ऑफ नो, वो कहते हैं ना, दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न, वी कैन गेट बैक। उसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये बहुत सादा सी चीज़ है कि जब आपको मुश्किल पड़ती है तो आप अपने अखराजात कम करते हैं। पहला तो ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अखराजात कम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं कि आप प्रोडक्टिव हो जाएं, आप कुछ चीज़ें बनाएं, खाली बिल्डिंग ना बनाएं, कुछ प्रोड्यूस करें, जिसको प्रोड्यूस करके आप लोगों को बाहर भेज सकें, डॉलर कमा सकें। तो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों के ऊपर अभी तक उस लाइन पे नहीं चढ़े। जो भी मैंने 1 मिनट पहले ही बात की है कि हमारी हुकूमत में या हमारे सरकारी इदारे जो हैं उनमें किसी किस्म की ऑस्टेरिटी नहीं है। वी आर वेरी रुथलेस विद गवर्नमेंट रिसोर्सेज। और गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं? आम लोगों के रिसोर्सेज होते हैं। हम नाम तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे देते हैं ना, लेकिन वो एक नेशनल रिसोर्सेज हैं। तो पहला तो स्टेप ये होना चाहिए कि हमें बहुत रुथलेसली अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को। और दूसरा ये कि हर वो कदम करना चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े किसी भी शक्ल में। हमारी आज तक तो हम जस्ट एक्सपोर्ट को तो बेहतर कर नहीं सके। इंपोर्ट तो हम बहुत सारी चीज़ें करते रहे। जो हमारी चीज़ें थी हमने तो उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इंडस्ट्रीज अब हमारी जो हैं वो भी बंद होने जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस वाले से बहुत ज़्यादा मुल्क की सूरत हाल जो है, मईशत जो है वो बहुत अबतर हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें जो एक वो लास्ट चीज़ होती है ना कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। ये तो हमारे अपने ही लीडर जो हैं वो इतनी मायूसी फैला देते हैं, आवाम तो ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर रही है। मैं कहूँगा कि उनको आप लीडर नहीं कह सकते, वो सियासतदान है। दे प्ले विद ईच अदर। लीडर का काम है एक कौम को बनाना, लीडर का काम है कौम को होप देना, ठीक है ना। ये सियासतदान है सारे। सही बात है, सब सियासतदान है, लीडरशिप कोई भी नहीं इनमें से। तो होप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। होप इज देयर। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आज हम बैसित कौम अपने रवैये तब्दील कर लेना तो वी कैन टर्न अराउंड द सिचुएशन इन 5 to 10 years। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे रवैये इतने खराब रवैये चेंज करने की जरूरत है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये देखें कि हम जिनको हम लीडर कहते हैं वो ब्लेमिंग गेम ही चल रही है। अभी तक हम उनकी तकरीर भी सुन लें। ब्लेमिंग गेम के साथ साथ आप देखें कि हर कोई कहता है कि मईशत की बुरी हालत है, लेकिन उनको कहें कि आके बैठे इकट्ठे, खाली इस एक वन एजेंडा पॉइंट के ऊपर आके बैठे
उसके लिए हम तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेमिंग गेम जो है वो बहुत ज्यादा काफी टाइम से जो है वो स्टार्ट है। अच्छा जी, हम इसके साथ साथ जो है शाहिद से भी जानते हैं कि जो MPL है वो कब शुरू हुआ और कितनी टीमों ने जो है वो इसमें शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया आपके प्लेटफार्म पर आकर बात करने का। पहला जो हमारा MPL शुरू हुआ वो 2019 में शुरू हुआ। तो वो जो हमने टूर्नामेंट एक करवाया वो हमने पंजाब लेवल का शुरू करवाया था, लेकिन टीमों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो फिर हमने उसे पंजाब लेवल से ख़त्म करके पाकिस्तान लेवल पर कन्वर्ट कर दिया। तो पहले सीज़न में हमारे पास 24 टीमें आई, ठीक है, पूरे पूरे पाकिस्तान से, और उसमें बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के बाकी सूबों से टीमों ने शिरकत की। और वो हमने लीग टूर्नामेंट करवाया जिसका नाम मुजफ्फरगढ़ प्रीमियर लीग रखा गया। ठीक है। तो जो फिर हमने नेक्स्ट एडिशन जो करवाया वो हमने फिर नॉकआउट सिस्टम पर करवाया। उसमें फिर पाकिस्तान के सारे सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें शिरकत की। फिर हमारी खुशकिस्मती ये थी कि उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, उनका आना शुरू हुआ, क्योंकि टूर्नामेंट दूसरे सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम भी बन गया। तो ख़ास बात ये थी कि उस साल राणा नवीदुल हसन जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उनकी अकेडमी आई उसमें खेलने के लिए। वो खुद उन्होंने लीड किया उस टीम को और वो उसी सीज़न का वो चैंपियन बने। तो ये जो टूर्नामेंट हुए हैं आप लोगों की टीमों की शिरकत हुई है, तो ये किस लेवल तक गए हैं? ये हमारा पूरे पाकिस्तान का होता है, ये हम ऑल पाकिस्तान करवाते हैं। इसमें पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, किसी भी सूबे से टीमें शिरकत करती हैं और कोई भी प्लेयर इसमें खेल सकता है, चाहे वो कौमी है, नेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक खेला हुआ है, चाहे वो क्लब लेवल का प्लेयर है, चाहे वो अकेडमी का प्लेयर है, वो खेल सकता है। इसमें हम 32 टीम्स इसके अंदर इंटर करते हैं पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान से 32 टीमें आती हैं खेलने के लिए और आखिर में 2 टीमें भेजती हैं जिनका फाइनल होता है। और ये नॉकआउट सिस्टम होता है। जो बाहर से टीमें आती हैं हम उनको रिहाइश और खाना भी देते हैं, उनको किट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ स्पॉन्सर होते हैं मुख्तलिफ, जो हम 2-3 महीने पहले वर्क करते हैं। उन स्पॉन्सर के ताउन की वजह से ये टूर्नामेंट हमारा इख्तिताम पजीर को पहुंचता है। सही। और आप कब से खेल रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में भी हमें बताएं। मैंने तो क्रिकेट 2006 से शुरू की थी। 2007 में पहले मैं अंडर 16 खेला, फिर 2008 में दोबारा अंडर 16 खेला, 2009 से फिर मैं अंडर 19 खेला, 2009, 10, 11 3 साल फिर मैंने अंडर 19 खेली। उसके बाद फिर मैं मुल्तान से इंटर बैंक खेलता रहा 3-4 साल, बैंक अल हबीब की तरफ से भी खेला। उसके बाद फिर 2014 में मेरा सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट का डेब्यू हुआ। फिर 2018 में जाके मैं बहावलपुर रीजन से डोमेस्टिक खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक क्लब का कैप्टन हूँ, तो अभी तक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, साथ के साथ टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं। सही। तो आप क्या देखते हैं, टैलेंट की तो वैसे हमारे यहाँ जो है वो कमी नहीं है, लेकिन बच्चों का जो अक्सर हम देखते हैं ना, तो यही मसला आता है कि वो ये कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता या हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे हीरे हैं जिनको अगर तराशा जाए तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फुकदान है, मैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इन चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा तो सारा साल इस स्पोर्ट के साथ एक लगन है, एक लगाव है, और सारा साल हमारा काम भी स्पोर्ट्स के साथ है। तो पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। अब जैसे मेरा अपना शहर है मुजफ्फरगढ़, मैं उसको ले लूँ तो हमारे मुजफ्फरगढ़ के शहर के पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन कुछ 20 से 25 इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर वो इंडस्ट्रीज जिम्मेदारी ले लें, हर उस प्लेयर को वो सपोर्ट करें जो टैलेंटेड हो, अंडर 13 है, 16 है, 19 है, अंडर 23 है, अगर उन प्लेयरों को वो सपोर्ट करें और महाना इंडस्ट्रीज उनको वजीफा दें, 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम, अगर हर इंडस्ट्री 2-2, 3-3 प्लेयर्स को अपने जिम्मे ले ले, वो लाजमी नहीं है कि क्रिकेट हो, फुटबॉल है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, बाकी भी गेम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेरोजगारी है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, वो भी ख़त्म हो सकती है और काफ़ी टैलेंट प्रमोट हो सकता है। जब उनको एक सपोर्ट हो रही होगी तो ऐसे काफ़ी टैलेंट सामने आएगा, घर की तरफ से भी उनको इजाज़त मिलेगी। बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, जब घर से सपोर्ट नहीं होती वो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं पीछे चले जाते हैं, फिर वो एक टैलेंट हमारा एक हीरा ज़ाया हो जाता है। तो मैं तो आपके तवज्जो से भी एक ये पैगाम दूंगा उन इदारों को भी, इंडस्ट्रीज़ हैं या पाकिस्तान के जो ऐसे साहिब इस्तात लोग हैं जो ऐसे बच्चों की प्रोविजन कर सकते हैं, तो वो आगे बढ़ें और हमारे इस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं। पहले भी हमारे पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट ज़ाया हो चुका है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ बेहतरीन कोचेज़ की बड़ी ज़रूरत रहती है। बेहतरीन कोचेज़ होंगे तो मैं समझती हूँ उनके खेलों को भी फ़रोग़ मिल सकता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कोचेज़ लाजमी है कि एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा शागिर्द पैदा कर सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये भी बड़ा फुकदान है। अभी पिछले टिनोर के अंदर मिर्ज़ा राजा साहब चेयरमैन पीसीबी बने थे, तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोचेज़ तानियात की, ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी थी, कुछ चीज़ गलत भी थी। उसमें यह था कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कोचेज़ डिस्ट्रिक्ट पर लगा दिए, जिससे पाकिस्तान के टैलेंट को बहुत नुकसान हुआ। वो ग्रुपिंग होती है, लॉबिंग होती है क्लब्स की, तो वो हर बंदे की कोशिश थी कि हमारे क्लब का लड़का खेल जाए, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे उसके अंदर टैलेंट है या नहीं है। हाँ। मैं कोच हूँ तो वो खेल जाए, अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो मेरे क्लब का नुकसान होगा।
मेरे पीछे जो बैठे हैं वो मुझे से पूछेंगे भी आप कोच थे तो आपने नहीं खिलाया। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोचेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए जाएं जो टेस्ट क्रिकेटर हों, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हों, जिन या कम से कम 100-150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हों या कम से कम 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हों, और उनके कोर्स भी मुकम्मल हों ताकि वो टैलेंट और मेरिट के ऊपर वो सामने आए और पाकिस्तान के टैलेंट को वो तलाश करें। ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब कि कोचेज़ के साथ साथ आपकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी बड़ी मैटर करती हैं। अगर इदारों की तरफ से तो हम लोग अपने यहाँ पर बात करें इदारों के हवाले से, तो वो भी यही कहते हुए नज़र आते हैं, चाहे वहाँ के अफसरान भी हैं, कि हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती अकेडमीज़ को चलाने के लिए भी। अब देखिए, हम जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से 32 टीमें आती हैं। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन एक क्लब का, तो हम भी तो सुपरविजन कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। चंद एक स्पॉन्सर होते हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं, फिर हम अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलजुल कर एक टूर्नामेंट को इख्तिताम पे पुज़ीर तक पहुंचाते हैं। तो इंसान करने पे है तो बहुत कुछ कर सकता है, करने की नीयत करने की हो तो सारे काम आसान हो जाते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। एक अब देखें पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके अंदर आप कैपेसिटी उठा लें ग्राउंड्स की, ग्राउंड्स नहीं है। यही बात ना, ग्राउंड की हमारी हालत जो है वो ठीक नहीं है। खेलने के हवाले से बात करें तो यही कहते हैं कि हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, हमारा उस तरीके से प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता। असल में जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरान भी हैं हर जिले के अंदर वो लगे हुए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमें पीछे से बजट नहीं मिल रहा। हालांकि इनका एक सालाना बजट होता है जो ये पेश करते हैं, उसके बाद इनकी एक पूरा सिस्टम के तहत हर स्पोर्ट्स के लिए मैक्सिमम बजट रखा जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल करना किस तरह ये इनके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन इनका खर्च करने का दिल ही नहीं करता, कुछ लगाने का दिल ही नहीं करता। ग्राउंड ये बना देते हैं फिर उनको आबाद करना मुश्किल हो जाता है। अब हमने भी अपना टूर्नामेंट कराया तो हमें भी बड़ी मुश्किल से तैयारी करनी पड़ी, काफ़ी टाइम लगाना पड़ा, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे इल्म में थी, इंतजामिया को पता ही नहीं था। हमने जब तैयार कर लिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, फिर इंतजामिया को पता चला जी ये तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये तो बहुत सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ है। सही। अब जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, मैं तो ये समझता हूँ तो जो बनी हुई चीज़ है वो भी खराब हो जाएगी। अब ग्राउंड आप बना दें, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे कंटिन्यू वक्त के साथ साथ, तो वो उसने भी एक ना एक दिन खंडर बन जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं हमारे अस्पताल इस टाइम जो है वो आबाद है, बिल्कुल, और हमारे जो ग्राउंड है वो वीरान है। तो इस पे काम करने का बड़ी ज़रूरत है कि हमारी चीज़ों को जो है बेहतर करने की, हमारे ग्राउंड को दोबारा से आबाद करने की। सर आप भी इस बारे में क्या कहेंगे? इस टाइम हम देखते हैं हमारे बच्चों के हवाले से जो एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ थी वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। पहले हमारे स्कूलों में था, आपके ग्राउंड्स होते थे, आपको खेलों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी जो है प्रैक्टिस करवाई जाती थी, गेम्स करवाई जाती थी। बट अब हम देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े लिमिटेड उसमें रह गए हैं, सिर्फ एक पढ़ाई और बस, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? या बिल्कुल दुरुस्त इंडिकेट कर रही है कि मुझे याद है कि जब मैं फैसलाबाद डिविजनल स्कूल में बच्चा था तो 6th लेके मैट्रिक तक मैंने उधर एजुकेशन हासिल की। वी हैड इन द स्कूल 3 फुटबॉल ग्राउंड्स, 3 हॉकी ग्राउंड्स, 2 क्रिकेट ग्राउंड्स, 1 टेनिस ग्राउंड, और जो चीज़ मर्जी चाहे जाके हम जाके खेलते थे। अभी जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन बन गए, आई विल नॉट नेम एनी इंस्टीट्यूशन, वो फिर वो जाहिर सी बात है सर, नाम तो नहीं ले सकते, वो घरों में हैं, हाँ। बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स हैं, छोटे छोटे घर हैं, हाँ। उनके पास 10 गज का भी ग्राउंड नहीं है, ऐसे ही है। दे अर्न इन मिलियंस, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड समथिंग जिसके साथ कोई बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट की जा सके। सिमिलरली आप ये देखें, जो हमारी द ओनली इंडस्ट्री विच इज फ्लरिशिंग इन पाकिस्तान इज कंस्ट्रक्शन। सोसाइटीज आ रही हैं, ज़राई ज़मीनों में भी सोसाइटीज आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई भी सोसाइटी अपने एरिया जो है उसके अंदर ना कोई फुटबॉल ग्राउंड बनाती है, ना कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाती है, हालांकि वो लोगों से ही पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एंड आई नो ऑफ इंस्टांसेस जिधर पहले ईयर मार्क थी कि इधर एक फुटबॉल ग्राउंड बनेगा, हाँ। तो फिर जब पैसे ज्यादा मिलना शुरू हुए तो उस पर कमर्शियल एरिया बन गए। तो ये एक नेशनल प्रायोरिटीज हैं, इनको हमें ले डाउन करना है। एक बच्चा जो खेल नहीं सकता वो रोबोटिक बन जाता है, उसके एहसास खत्म हो जाते हैं। तो ये दिस अ वेरी वेरी हेल्दी एक्टिविटी फॉर अ नेशन। अगर आपने एक हेल्दी नेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए ग्राउंड का होना, फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसमें गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ये एक्टिविटी जो है वो जारी रह सके। अच्छा, फिर हम आए दिन देखते हैं कि हम ये कहते हैं हमारे नौजवान जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, या हमारी इस टाइम माशरती बुराइयां हैं, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अगर गेम्स की तरफ और खेलों को फ़रोग दे दिया जाए
तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत हद तक बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। और फिर जो हम लोग देखते हैं कि गुस्सा इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। और बच्चों में भी अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर प्रेशर इस तरह का है कि वो जो है जज्बाती हैं और उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इसमें तो कोई मतलब कि इट इज़ नॉट, देयर इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि स्पोर्ट्स जो हैं वो आप में टॉलरेंस पैदा करते हैं। वो एक जिस चीज़ को कहती है स्पोर्ट्स में स्पिरिट है। हाँ। इसका मतलब है कि वो आपको लाइट फील करती है, यू फील गुड, आपको अपने कुलीग के साथ अच्छा हो जाता है, आप कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट्स में आपको बेहतर करती हैं। और दूसरा ये जो आपने बात की है ड्रग्स के बारे में, दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग एंड वी एज अ सोसाइटी वी आर जस्ट स्लीपिंग ओवर इट। मतलब कि ये स्कूलों में, हाँ जी, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स आर ट्रेडेड फ्रीली और हमारी बच्चे यूनिवर्सिटीज में खुले आम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके ऊपर पेरेंट्स को भी बहुत विजिलेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट को, स्कूल्स को भी, कि इस किसी खतरे को किसी तरीके से हम रोकें। और अगर बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाए तो फिर इस किस्म के चांसेस या मौके कम हो जाते हैं, तो बच्चे हेल्दी एक्टिविटी में होते हैं। तो ये एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर के ऊपर इस किस्म की एक्टिविटी को हमें शुरू करने की जरूरत है। अच्छा सर, थोड़ा हम एजुकेशन सिस्टम पे भी आपसे इस हवाले से बात करें। क्या आप मुतमईन हैं जो हमारे इस टाइम एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, जो हमारे बच्चों को तालीम दी जा रही है? ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो है। एक तो ये है कि जो ऑलरेडी हमारा करिकुलम है वो भी नहीं पढ़ाया जाता, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुपरविजन। एक तो ये एंगल है कि जो है वो भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो है उसको भी बहुत सख्त रिव्यू की ज़रूरत है। हम थिंकिंग माइंड नहीं क्रिएट कर रहे, हम क्रिएटिव माइंड नहीं क्रिएट कर रहे, हम मगिंग अप क्रिएट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या दरमियाना दर्जे के स्कूल हैं, उसमें बस यही है कि एक चैप्टर है, इसको याद कर लें, इतने नंबर मिल जाए, इतने रट्टा सिस्टम जो है वो एक, हाँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैंने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ है। सही। तो उसमें वो एक चैप्टर था कि वो एक लेडी हैं, वो इंग्लिश में चैप्टर था कि वो ईद अल फितर पे जाती हैं, तो ईद अल फितर पे मिठाई बांटती हैं, तो ये करती हैं, तो वो करती हैं। तो मैंने अपने टीचर को कहा, मैंने कहा आपने इसको पढ़ा दिया, सारा बच्चों को समझा दिया है? हाँ। वो कहती हैं हाँ सर समझा दिया है। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें ना कि ईद अल फितर के अलावा इसका नाम कुछ और रख दें और जगह जो है रावलपिंडी के बजाय जगह मरी रख दें। सही। और फिर बच्चों को यही सवाल पूछे। हाँ। तो वो सवाल पूछे तो बच्चों ने जवाब में ईद अल फितर ही लिखा और रावलपिंडी ही लिखा। तो इस हद तक हमारी मगिंग अप है। तो वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव इस दौड़ में कि बच्चा आपके फर्स्ट आ जाए नंबर लेके, वो नहीं, बच्चों को सिखाएं, क्रिएटिविटी भी हो और जो दुनिया में ट्रेंड्स जा रहे हैं उसके साथ कैचअप करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पे मजीद भी बात होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ा सी इस हवाले से भी बात करूंगी कि मुजफ्फरगढ़ में आप क्या कमी देखते हैं कि वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं और वहाँ पर काम होने की ज़रूरत है? जी, मुजफ्फरगढ़ में तो सिर्फ हमारा एक ही ग्राउंड है, फैसल स्टेडियम, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से है। उसके अंदर ऑल गेम्स होती हैं। ठीक है। क्रिकेट भी होती है, फुटबॉल भी होती है, हॉकी भी होती है, एथलेटिक्स भी होती है, कबड्डी भी होती है और भी काफ़ी गेमें होती हैं। हमारे पंजाब के जितने भी इजला हैं, सारे इजला के अंदर स्टेडियम मौजूद हैं। वाहिद मुजफ्फरगढ़ है जिसके अंदर कोई क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फुकदान है। अब एक ही ग्राउंड के अंदर जब सारी गेम्स होंगी तो सारे डिस्टर्ब होंगे ऑलरेडी। ना वो फुटबॉल का ग्राउंड बन सकता है, ना वो क्रिकेट का बन सकता है, ना वो हॉकी का बन सकता है। सही। पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी 4 फरवरी को इसकी ओपनिंग की थी एमपीएल की, तो उसमें भी मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि सर या तो इस ग्राउंड को क्रिकेट का ग्राउंड बना दें। हमारे पास एक कॉलेज का ग्राउंड और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक और ग्राउंड है, आप उनको फुटबॉल और हॉकी में कन्वर्ट कर दें, इसको सिर्फ क्रिकेट का ग्राउंड बना दें। अगर इसको क्रिकेट का ग्राउंड बनाते हैं, हमारे उसमें पवेलियंस नहीं है, विकेट्स, ट्रॉफ विकेट सिर्फ एक है, आप उसको अपग्रेड कर दें और बनवा दें, इस ग्राउंड को अपग्रेड कर दें या फ्लड लाइट्स लगवा दें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक और ग्राउंड बनवा दें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सही। लेकिन वो हमारी किस्मत कि अगले दिन ही डिप्टी कमिश्नर साहब का तबादला हो गया। तो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करें।
अच्छा, ये बड़ा अलमिया हमारे पाकिस्तान का कि जब भी थोड़ी कुछ बेहतरी की तरफ या कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होते हैं तो फिर जब भी या तो नहीं कोई हमारी जमात आ जाए या फिर कोई इस तरह का जिला इंतजामिया की तरफ से तबादले जो हमारे हो रहे होते हैं वो आ जाए तो वो प्रोजेक्ट पीछे रह जाते हैं, फिर वो अपना एक और नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जाते हैं, वो जो पिछला काम है वो वहीं पे ही रह जाता है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर साहब थे कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक साहब, माशाल्लाह वो एक बहुत स्पोर्ट्स लवर थे, तो हमारी इस टूर्नामेंट के हवाले से 5-6 मीटिंग्स उनके साथ हुई और जितना इंटरेस्ट उन्होंने लिया इस टूर्नामेंट के अंदर, तो क्योंकि हम पिछले 4 एडिशन भी करा चुके हैं, ये हमारा 5वां एडिशन था और हमारी खुशकिस्मती भी थी कि ये पहले डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने खुद आके ओपनिंग की टूर्नामेंट के। पिछले जितने भी डिप्टी कमिश्नर रहे ना उन्होंने ओपनिंग में टाइम दिया हमें, ना फाइनल में टाइम दिया। ये तो माशाल्लाह पिछले 5-6 माह से जितना भी अरसा हुआ है इनको आए हुए तो बड़ा काम कर रहे थे और बड़ी तेजी के साथ। अभी इन्होंने एक छोटा सा ग्राउंड का भी काम शुरू करवा दिया था, पार्क, और वो इकट्ठे जॉइंट बनवा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा शायद इंशाल्लाह मैं कुछ अरसा रह गया यहाँ तो एक इंशाल्लाह आपको ग्राउंड का तोहफा देकर जाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी थी कि यार एक अच्छा बंदा आ गया है तो कुछ कर रहा है मुजफ्फरगढ़ के लिए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए कर रहा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है तो उसको करने दें। फिर ये भी होता है कि जो नया डिप्टी कमिश्नर आता है या नया कोई सिस्टम आता है तो वो फिर वो उस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं भाई, तो फिर नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, वो फिर वहीं कंट्राट बन जाते हैं। तो मैं आपके तवज्जो से भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो मेरी बात जहाँ तक भी पहुँच रही है कि हमारे मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स की बड़ी टैलेंट बहुत है वहाँ, जितना भी एक वो समझ लें एक पत्थर उठाए तो नीचे से एक हीरा निकलता है। तो मेरी तो ख्वाहिश भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इंशाल्लाह मेरी जुस्तजू है कि मैं अपना एक जाती ग्राउंड बनाऊं वहाँ पर, अपने क्लब के नाम से, एमसीसी के नाम से एक जाती ग्राउंड बनाऊं, ताकि जो टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है हम उस टैलेंट को संभालें, उसको तराशें ताकि वो आगे जाए। और मैं आपके ज़रिए एक पैगाम भी दूंगा कि इंतज़ामिया को भी अपनी मुजफ्फरगढ़ की और जो निगरान सेटअप सिस्टम है और उसमें हमारी खुशकिस्मती भी है कि जो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो वहाब रियाज ही है, टेस्ट क्रिकेटर, तो कि एक ग्राउंड मुजफ्फरगढ़ में बनवा दें स्पेशल क्रिकेट के लिए। रकबा भी बहुत है वहाँ, जगह भी बहुत है, ताकि हमारा जो टैलेंट है यार वो बच जाए। सही। अच्छा, मुश्किलात भी आपसे जानूंगी सर, आपसे जानना चाहूंगी, सियासत को एक इबादत की निगाह से हमेशा देखते आए हैं, लेकिन अभी हम जो देखते हैं सियासत जो है वो नजरिया इबादत से लेकर नजरिया इंतकाम तक जो है वो पहुंच गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये कैसे पहुंची? मैं एक तो आपको शुरू से एक बात बता दूं कि मैं आई एम अ रियलिस्ट ऑप्टिमिस्ट। हमारे बहुत ही वो जो है ना मुल्क में हर वक्त ग्लूमी पिक्चर होती है, ये कौमों के हिस्ट्री में ऊपर नीचे आते रहते हैं और जिधर हमारी कमजोरी है हमारे में बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब हम बैठते हैं और बगैर सोचे समझे हम कह देते हैं कि यार पाकिस्तानी हैं, चोर हैं, पाकिस्तानी फ्राडी हैं, पाकिस्तानी ये हैं। सर इमेज ऐसा चला गया है। मैं अभी रिसेंटली बाहर से होकर आई तो मुझे याद है, हमें तो पाकिस्तानी होने पर फख्र है, हम बहुत फख्र से बताते हैं और हमें मान भी है, लेकिन जब बाहर के लोगों से आप अपने बारे में जो कमेंट्स और रिव्यूज सुनते हैं तो बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख भी होता है कि वो हमें इसी तरह का मिलना होता है कि झूठे हैं, जुगाड़ सिस्टम कर देते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड सुनने को मिलते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा डिवेल करना चाहता हूँ। ये जो हमारी बातचीत होती है, दिस इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो ये काम करती है और जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे वालिद पाकिस्तानी थे, मेरी माँ पाकिस्तानी थी, मैंने ना वालिद में कभी कोई खराबी देखी ना माँ में कभी खराबी देखी। आपका भी यही होगा, ये मेरा छोटा बच्चा बैठा हुआ है इसका भी यही होगा, ठीक है। मेरे 5 भाई हैं वो ठीक हैं, मेरी बहनें हैं वो ठीक हैं, मेरे दोस्त हैं वो ठीक हैं। वेरी स्मॉल परसेंटेज। द प्रॉब्लम लाइज कि वो स्मॉल परसेंटेज जो है उसको हम चेक नहीं करते। वी लैक मॉरल करेज। उनको बताएं यार आपकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। अदरवाइज बहसीते कौम, मैं अल्लाह के फजल से आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड 32 कंट्रीज। हमारे में बड़ी खूबियां भी हैं। हाँ, बहुत खूबियां हैं। हम लोग मेहमान नवाज हैं। हाँ। हम लोग वो हैं, ख्याल रखने वाले लोग हैं। आप यूरोप में चले जाएं तो वो सीधे मुंह आपको रास्ता भी बताने के लिए रवादार नहीं होंगे। तो हम लोग कोई मिल जाता है, हम कहते हैं आओ यार खाना खाओ बैठो। मैं कहता हूँ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में रोटी भी नहीं, वो भी ले जाते हैं, आपको पानी पिला देते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है। तो हमारे में अच्छाइयाँ हैं। वेयर वी लैक इज के जिधर जो लोग हमारे में से छोटी सी परसेंटेज खराब काम कर रही है उनको हम चेक नहीं करते, उनको हम मना नहीं करते कि यार ये मना, ये गलत करो, गलत बात न करें कि इससे मुल्क बदनाम होता है। तो उस वजह से पूरी सोसाइटी, पूरी नेशन के ऊपर एक फिर वो आ जाती है। दूसरा जो आपने बात की ये सियासत का, अबादत का जो है वो एक्चुअली जो सियासत है ये पॉलिटिक्स है। इसका मतलब तो ये है कि कंटेंडिंग पार्टीज जो हैं वो कहती हैं कि हाउ बेस्ट टू रन द स्टेट, दैट इज पॉलिटिक्स।
दैट इज एक्चुअली पॉलिटिक्स, कि आप किस तरह आपने बेहतरीन तरीके से कौन सी पार्टी अच्छी से चला सकती है। हाँ। ना? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ डिटोरेट हो गई है। जिस तरह पहले हमने बताया कि लोग अभी पैसे के साथ आना शुरू हो गए हैं बीच में। और एक ये भी है कि तमाम के तमाम सियासतदान भी खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं बीच में। लेकिन ये जो एक हमारा इंप्रेशन है कि जी वो सर अच्छे लोगों को फिर आगे नहीं ना बढ़ने दिया जाता। नहीं, अच्छा, हाँ। बढ़ते नहीं हैं हम हाँ। खुद। मैं खुद जब अभी सियासत में मैंने ये किया है, बातचीत शुरू की है, तो मुझे बहुत लोगों ने डिस्करेज किया है, बहुत लोगों ने डिस्करेज किया है, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, कि यार ये डिसेंट आदमी का काम नहीं है। हाँ। तो मैंने कह रहा कि डिसेंट आदमी का काम नहीं है। तो वैसे तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे डिसेंट लोग भी सियासत में हैं, लेकिन एक मैं कहता हूँ फर्ज कर लें कि ये डिसेंट लोगों का काम नहीं है, तो क्या आप बदकिरदार वीक करैक्टर के लोगों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथ में देना चाहते हैं? हाँ। अगर आप स्पेस छोड़ देंगे ऐसे लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं, हाँ। या दूसरे जो है जिनका किरदार ठीक नहीं है, तो फिर वो आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे ना। तो यू हैव टू फाइट बैक। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कल्चर है जी। मैं बड़ी सादगी से जाता हूँ। मैं एक जगह पे गया, एक जगह के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी ये चेयरमैन तहरीक तरक्की कमाल आ रहे हैं। तो मैं अपनी एक गाड़ी पे गया, उस दिन जाते हुए बाई चांस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। ओहो। तो पीछे तो डिग्गी भी लगी हुई थी, डेंट पड़ा हुआ था उसको। तो जब मैं उधर पहुंचे तो पहले तो वह हैरान से हो गए कि यार ये कौन से जनरल साहब हैं, हाँ। कौन से चेयरमैन हैं, खुद गाड़ी चला के आ रहा है, साथ एक बंदा बैठा हुआ है। तो बकूं लोगों से बातचीत की, तो बाद में एक बंदे ने मैसेज भी भेजा कि वो जी वो जनरल साहब को बताएं कि अगर पार्टी चलानी है तो कम अज़ कम कोई 5-6 गाड़ियों के साथ आया करें, कोई ये किया करें, वो किया करें। तो मैंने कहा यार उनको ये बता दें कि वो काफ़ी हैं ऑलरेडी 6 गाड़ियों में आने वाले, गनमैनों के साथ आने वाले। अगर आपने उन्हीं के पीछे चलना है तो आप चलते रहें। अगर आपने अखलास के ऊपर चलना है, सादगी के ऊपर चलना है, जो मेरा मैसेज भी है, हाँ। तो वो है, तो हमने थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सियासत को बुरा ना समझे। हाँ। एक अरस्तु का बड़ा फेमस कोट है कि अगर अच्छे लोग सियासत से दूर रहेंगे, हाँ। तो फिर आपके ऊपर हाकम आ जाएंगे। बिल्कुल है ना। तो अगर हमने अपने से कमतर या बदकिरदार लोगों के हुकूमत में नहीं आना, तो फिर सियासत में आना पड़ेगा लोगों। लेकिन आपने इस वजह से बहुत मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की हम लोग अभी देखते हैं कि जिस तरह आपने बात की, एक शरीफ बंदे का काम नहीं है। हम मोस्टली लोगों का यही बात होता है ना, एक शरीफ बंदा सियासत नहीं कर सकता। तो आपको अभी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये आपसे जानूंगी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। अली रियाज हमारे साथ मौजूद है। अली से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहरी हॉल में मुल्तान में अगर बात की जाए सब्जी फलों के हवाले से, तो मुल्तान शहर में गुज़श्ता कई दिनों से एक जो सब्ज़ी और जो फल है खासे महंगे होते जा रहे हैं। अगर सब्ज़ी में बात की जाए तो सब्ज़ी में प्याज जो उसकी कीमतों खासे पर लग चुके हैं। और मुल्तान में आज जो प्याज है वो मामूल के मुताबिक डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। मुल्तान में आज प्याज जो है वो 200 से लेकर 280 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त। उसी अगर बात की जाए दीगर अहम सब्जियों की और मौसमी सब्जियों की, तो उसमें सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मुल्तान में आज जो है लहसुन और अदरक भी खासे महंगे हैं। देसी लहसुन जो है मुल्तान में जो है 400 रुपये, जबकि अदरक जो है 320 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त। मुल्तान में अगर बात की जाए सब्ज़ मिर्च की और चुकंदर की, तो सब्ज़ मिर्च और चुकंदर आज मुल्तान में 160 रुपये, जबकि अगर बात करें हम लीमू की, तो लीमू आज मुल्तान में खासा महंगे और लीमू आज मुल्तान में 160 से लेकर 240 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त। अगर बात की जाए दीगर अहम सब्जियों की जिसकी कीमतों में कमी आ रही है, जैसे कि आलू, क्योंकि आलू मुल्तान का भी मकामी जो पंजाब का आना शुरू हो गया है बाज़ार में, मंडी में, तो आलू कदरे सस्ता हो गया। और आलू आज मुल्तान में 40 से लेकर 50 रुपये। अगर बात की जाए मूली, गाजर और शलजम की, तो उसकी कीमतों में कमी आई है। तो ये तीनों सब्जी आज मुल्तान में 40 से लेकर 60 रुपये और कहीं कहीं 70 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त है। अगर बात की जाए मुल्तान शहर में मौसमी फलों की, तो फलों सबसे पहले बात कर लेते हैं किन्नू और उसके साथ साथ बेर की। तो किन्नू आज मुल्तान में 100 रुपये, जबकि बेर जो है 200 से लेकर 240 रुपये से। अगर बात की जाए अनार की और स्ट्रॉबेरी की, तो अनार और स्ट्रॉबेरी खासे महंगे हैं। आज अनार जो है मुल्तान में सुंदर खानी जो है अनार जो कंधारी है वो 400 रुपये, जबकि बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी आज मुल्तान में जो है 500 से लेकर 600 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फ़रोख्त। उससे बात की जाए दीगर अहम फलों की, तो मुल्तान में आज केला अव्वल जो है वो 190 से लेकर 240, जबकि अगर दोम की बात की जाए तो 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। अच्छा सर से जान रही थी कि आपको किन मुश्किलात का वैसे अभी तक सर सामना करना पड़ा?
ये जो मैंने स्ट्रगल शुरू की है, ये काफ़ी मुश्किल और लंबा काम है। ख़ास तौर के ऊपर आजकल की जो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन वाला माहौल बना हुआ है और पीटीआई का बहुत जोर है, ऐसे माहौल में एक नई स्ट्रगल शुरू करना, एक नई तहरीक चलाना काफ़ी मुश्किल है। इसमें लोगों को जो कि खोखले नारों के यूज टू हैं, उनको जाके सच बताना कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, नहीं हो सकती। वो मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ तो मैं तो हकीकत पे बातचीत करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी वो आप ये बात करें तो आपको वोट कौन देगा। तो मैंने कहा मेरा वोट झूठ बोल के वोट लेना मेरा मकसद नहीं है। मैं हकीकत बताऊंगा लोगों को, उस हकीकत के साथ साथ जो मेरी समझ या दानिश में है, जो सीधा रास्ता है वो दिखाऊंगा लोगों को। अगर लोगों को पसंद आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैंने अपना काम कर दिया है। मैं इस स्ट्रगल में मेरे सक्सेस और फेलियर का कोई पैमाना ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा या मेरी पार्टी क्या बन जाए। मेरी कामयाबी का ये है कि हाउ इफेक्टिवली आई कैन डिलीवर माई मैसेज टू पीपल, कि यार हकीकत ये है, आपको पिछले 7 दहाइयों में झूठ बोले गए, ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो किस तरह हो सकती है, आए उस तरह मिलके करें। अभी मैं आपको एक बताऊं कि मैं किसी भी जगह के ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करता, मैं बहुत छोटे छोटे काम करता हूं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को इस वक्त मैं या ख़त्म कर चुका हूँगा। हरीपुर में एक स्कूल है, कॉलेज है बड़ा, अबाउट 3000 स्टूडेंट्स देयर, उनके साथ मिल के तो मैं एक हरीपुर में सफाई कैंपेन शुरू कर रहा हूँ। सही। आई एम मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग नेशन, नॉट के मुझे इक़्तिदार मिल जाए। सही। मेरा काम है लोगों को कोशिश करके सीधे रास्ते पे लगाना। अभी अगर एक स्कूल के 2500 बच्चों ने मेरे साथ सफाई में शामिल हो गए तो इंशाल्लाह हरीपुर में ये कल्चर फैलेगा। एंड आई इंटेंड कि हरीपुर को, जिधर मेरी काफ़ी सपोर्ट है, कि हरीपुर को मैं एक मॉडल सिटी सफाई के लिहाज से बनाऊंगा। ये तो हम कर सकते हैं ना। जो आपके अपने हिस्से जो आप समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा एक हिडन मैसेज है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। अगर हरीपुर साफ हो सकता है तो फिर रावलपिंडी भी साफ हो सकता है। फिर हमें स्विट्जरलैंड की मिसालें देने की जरूरत नहीं है, फिर किसी और देने की मिसालें नहीं है, हमें कोई वो यूएस एम्बेसडर के हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है, हम खुद मिसाल बनेंगे ना। बिल्कुल। तो ये आपने जो पूछा ना, वेरी वेरी हार्ड लॉन्ग स्ट्रगल, लेकिन जरूरी नहीं कि जो स्ट्रगल आप शुरू करें उसके रिजल्ट आप खुद ही देख लें। अगर फर्ज करें कल ये बच्चा जो मैं बात कर रहा हूँ इसको समझ आ जाती है, ये शुरू कर देते तो मेरा तो काम हो गया। आप किस प्रोग्राम के तवस्सुल से अगर कोई 10 बंदे भी मेरी बात समझ जाते हैं तो मैं तो देखें ना, मेरे पास में तो यही है कि मैं इस्लामाबाद से कल 3 मीटिंग उधर अटेंड किए हैं, रात को 12:30 बजे इधर पहुंचा हूँ, अभी आपके पास हूँ, कल फैसलाबाद में हूँगा। तो मैं तो आई विल स्प्रेड माय मैसेज। अगर किसी को पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं है तो आई वुड हैव डन माय जॉब, आई वुड गो सेटिस्फाइड टू माय ग्रेव। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये एहसास कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ समझने लग जाएं कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, तो मेरे ख्याल में जो हमारे बहुत ज्यादा अपने ही पैदा करदा मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सकता है। सही। अच्छा, इस टीम के हवाले से जो है ये जो टूर्नामेंट होना जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, कितना बड़ा टूर्नामेंट है और इसका रिस्पांस कैसे मिलेगा? लोगों के हवाले से बताएं कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। जी, ये हमारा टूर्नामेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह 5वां एडिशन शुरू हो चुका है और अल्लाह के फजल से ये अब ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है। मैं आगे भी मजीद इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि इसको हम पाकिस्तान के एक हाई लेवल का इवेंट बनाएं। जैसे जनूबी पंजाब में ये नाम बना चुका है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में नाम बनाए। हमारे मुजफ्फरगढ़ में क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती स्पोर्ट्स के हवाले से भी, वैसे भी शहर जिस तरह है तो उसमें लोग बड़े इंतज़ार में होते हैं। तो जब हमने 3 मंथ पहले इसकी सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया पर भी इसकी शुरू की तशरीह, तो लोग बड़े डेली मैसेज और कॉल आती थी मुझे, शायद भाई कब शुरू टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कब ओपनिंग करवा रहे हैं। तो लोग बड़े एक्साइटेड थे कि यार एक अच्छी एक्टिविटीज़ मिल रही है तो हम ग्राउंड की तरफ जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स अगर होते रहेंगे हमारे शहरों के अंदर, बाकी शहरों के अंदर, तो नौजवान नस्ल जितनी भी है बुराइयों से बचकर स्पोर्ट्स की तरफ आएगी, अस्पताल वीरान होंगे, ग्राउंड आबाद होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इलाके के अंदर भी एक इस तरह के इवेंट्स करवाएं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, उससे ये होगा कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ेगी, क्योंकि यूथ को हमने जब जितना करीब करेंगे उतना हमारे मुल्क का फायदा होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत है यूथ की। तो खुद मैं अभी खेलने की उम्र है, मैं खेल भी रहा हूँ साथ साथ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं हम उनको इकट्ठा करें, उनको स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ
और मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये MPL पूरे पाकिस्तान में एक नाम बनाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ये कहाँ तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और अभी जो टीमें आई हुई हैं, कितनी आपने 32 टीमें? 32 टीम्स। 32 टीम्स हैं, तो उनका सबका जो रहने का है, खाने पीने का है, वो कहाँ पर आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है? अभी 32 टीम्स जो हमारी इस टूर्नामेंट में है उसमें से लोकल टीम्स के मैचेस चल रहे हैं, तो बाहर की जो टीम्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK और लाहौर वगैरह से जो टीमें आनी है उनको हम स्टे देते हैं, खाना देते हैं। उसमें मुख्तलिफ स्पॉन्सर होते हैं हमारे साथ जिनको हम रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली, और उसमें इंतजाम में भी हमारे साथ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करती है। वो हमें किसी सर्किट हाउस में या कहीं पर वो रिहाइश देते हैं टीमों की, कुछ हमें खुद से भी करना पड़ता है, ज़्यादातर स्ट्रगल हमारी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनको एक अच्छी अकोमोडेशन दें ताकि वो जाकर बाहर ये मैचेस कब इख्तिताम होगा? ये हमारा 20 दिन का टूर्नामेंट चलेगा इंशाल्लाह। डेली की बुनियाद पर 2 मैचेस होंगे, और एक फर्स्ट टाइम एक सेकंड टाइम। सुबह 9:30 बजे टॉस होता है पहले मैच का, 10 बजे शुरू हो जाता है। दूसरे मैच का 1:30 बजे टॉस होता है और 1:45-2 बजे इंशाल्लाह वो मैच शुरू हो जाता है। सही। और इनामात क्या आप लोगों ने रखे हुए हैं? इनामात इसमें हम जो फर्स्ट इनाम है उसमें 1.5 लाख विद ट्रॉफी, और जो सेकंड है 1 लाख विद ट्रॉफी। उसमें ये है कि हम डेली की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉन्सर की तरफ से करोड़ के लिए भी हमने कैच रखे हैं, वो क्या रखे हुए इनामात। बाउंड्री के बाद जो तमाशाई कैच पकड़ते हैं उनको एक हमारा स्पॉन्सर है मुलूक फूड्स, उनकी तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। मुख्तलिफ स्पॉन्सर हैं, यान ग्रुप, ड्रैकन है, एक्टिव फ्रेट्स है, मतलब डिफरेंट उसमें आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो उनको दे देते हैं। यासिन स्पोर्ट्स है, उसमें हम उनकी तरफ से शर्ट्स वगैरह देते रहते हैं। चलें जी, एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है, लोगों के लिए भी एक अच्छी हेल्थ एक्टिविटी है। मुजफ्फरगढ़ शहर के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। तफरीक के हमारे से हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मौके जो है हमें कम मिलते हैं, लेकिन अच्छे मैचेस हों तो लोगों की तवज्जो भी उस तरफ जाती है। सर, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैसेज बहुत सादा सा मैसेज दूंगा कि हम सबको चाहिए कि हम हकीकत पसंद हों, अपना जिम्मेदारी का काम करें और होपलेसनेस को ख़त्म करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। इंशाल्लाह कौमों के ऊपर मुश्किल आसान वक्त आते रहते हैं, एक जिस तरह आम आदमी की ज़िंदगी होती है। हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। जो अमीर लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं वो इस मुश्किल वक्त में गरीबों का ख्याल रखें और उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम इससे बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।